नमस्ते, आप सभी का स्वागत है जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा नाम वानी मनोराज है एंड ऑन बिहाफ ऑफ चेतना कॉन्शियंस ऑफ वुमेन मैं आज के सेशन की मॉडरेटर हूँ। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में। इससे पहले हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में डिस्कस करें, मैं आपको चेतना के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। चेतना जो एनजीओ है दैट वाज स्टार्टेड बाय मिसेस प्रज्ञा परांडे with the mission to empower and enable women to become positive change agents in society. मिस प्रज्ञा परांडे वो करंटली मेंबर है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की एंड वो चाइल्ड राइट्स की चैंपियन है और उन्हीं के गाइडेंस के अंदर हम जो हमारे ये चाइल्ड राइट्स के जो वेबिनार हैं इनको प्रेजेंट कर रहे हैं। चेतना काफी 5 वर्टिकल्स के अंदर काम किया करती थी और हमारे जो प्रोग्राम्स हैं इन वर्टिकल्स के अंदर वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं। आप चेतना के बारे में और हमारे काम के बारे में और जान सकते हैं, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप चेतना को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डोनेट भी कर सकते हैं। डोनेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। आज हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़े हैं जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में हमें बताएंगे और उनकी नॉलेज से हमें इस इशू के बारे में और पता चलेगा। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट संगम सिंह। एडवोकेट Sangam Singh sir is an advocate practicing in Delhi High Court. He is a panel advocate at DLSA and he is the founder of Law and Beyond, which is an initiative जो free legal aid provide करते हैं बच्चों को under the protection system हमारे देश में। हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट वरुण पाठक सर। Sir is an advocate and has an experience of 15 years in the field of child rights and child protection, including rescue and rehabilitation of child trafficking victims. हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर मोहन सिंह सर। Sir is currently the member of CWC, that is Child Welfare Committee, with experience in investigating child trafficking cases as the head of Anti-Human Trafficking Unit in New Delhi. थैंक यू सो मच हमारे स्पीकर्स एंड हमारे पैनलिस्ट को हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। संगम सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड व्हाट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अगर आप हमें बता सकें। First of all, hello everyone, and thank you, Vaniji, for inviting me and Chetna organization for giving this beautiful opportunity in presenting our views in front of our viewers. So to start the session, I want to put forth the definition of child trafficking given by UNICEF. Child trafficking, according to UNICEF, means any person under the age of 18 years who is recruited, transported, transferred, harbored, or received for the purpose of exploitation, either inside the country or outside the country. And if we understand this definition in layman terms, अगर हम किसी बच्चे को, अगर हम बात करते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग की, अगर हम उसकी मर्जी के बिना या फिर उसकी मर्जी के साथ उसको हम लोग एक्सप्लॉइट करने के माध्यम से किसी भी कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉइट इंडस्ट्री में भेजते हैं या फिर लेबर के लिए भेजते हैं या फिर स्लेवरी में एंटर करवा देते हैं, इज ट्रैफिकिंग एग्जैक्टली। एंड अगर हम बात करें ये किस में डिफाइंड है, सेक्शन 370 ऑफ आईपीसी डिफाइंस ट्रैफिकिंग, and that's the standalone offense of trafficking in section 370, which says that exactly the definition is same as that of UNICEF, and it was introduced in the year 2013, which was a clone of the United Nations protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons. And you will be amazed to know the shocking figure if I just put forth is, in every 8 minutes a child goes missing in India, and 40% of them are never found. Thank you, ma'am. संगम सर, थैंक यू सो मच। ये जो आपने आंकड़े बताए हैं ये काफी ही मतलब काफी डराने वाले हैं, इसको मैं कहूंगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारे देश का भविष्य है। अगर उनके साथ उनको कहीं ले जाया जाता है एंड उन्हें किडनैप कर लिया जाता है या उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। वरुण जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपने कुछ 300 से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हैं पूरे देश भर में, जहां पे आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, बॉन्डेड लेबर एंड चाइल्ड लेबर, जहां बच्चे ये सब इश्यूज में
उनको काम कराया जा रहा था, उनसे आपने उनको रेस्क्यू किया है। क्या आप अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है किस रीजंस की वजह से चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है हमारे देश में? जी, पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा चेतना को, प्रज्ञा पांडे जी को। उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज एक वेबिनार किया है जिसकी वजह से हम सब साथ में हैं, और अब और बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर हैं वो, ताकि बाकी देश में इस तरह के मुद्दे को उठा सकें। जो हम ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं, ट्रैफिकिंग में अगर हम देखें तो साल दर साल जिस तरह से भारत सरकार के एनसीआरबी के आंकड़े आ रहे हैं, हम उनको भी अगर देखें तो वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 2016 में अगर हम देखें कि 2,90,000 केस रजिस्टर्ड हुए थे ट्रैफिकिंग में, और अब जो बढ़कर 17 में वो 3 लाख के आसपास हो गए, 18 में 3,47,000 केस हो गए, और अब नए जो अपडेट आ रहे हैं उसमें आंकड़े और तेजी से बढ़ रहे हैं। ये वो सारे केसेस हैं जो पुलिस स्टेशन तक पहुंचे हैं, रिकॉर्ड हो चुके हैं, और पॉसिबिलिटी है कि इससे आंकड़ा और जो नंबर है एक्चुअली विक्टिम जो है ट्रैफिकिंग के, वो इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। बहुत बड़ा नंबर है जो इसमें हो रहा है। हमारे साथी संगम जी ने ऑलरेडी इन सारी चीजों को अपडेट किया है कि किस तरह से पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है मानव तस्करी का, जिसके थ्रू बहुत सारे लोगों को इधर उधर ले जाया जा रहा है। एक सामान की तरह अपने बेनिफिट के लिए इंसान को यूज किया जा रहा है आज की एक पढ़ी लिखी सोसाइटी में भी। अब हम बात करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की। हजारों लोगों को मुक्त कराने के बाद भी जो समझ में आया कि ट्रैफिकिंग सिर्फ कोई एक रीजन नहीं है जिसकी वजह से हो रही है। सबसे बड़ा उसका रीजन है एक व्यक्ति का लालच, जिसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को वो इस काम के अंदर एक तरह से झोंक देता है। इसमें वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो बाउंडेड लेबर के लिए भी हो सकती है, चाइल्ड लेबर के लिए भी हो सकती है, सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए भी हो सकती है, ऑर्गन ट्रेड के लिए हो सकती है, डोमेस्टिक हेल्प में हम बहुत सारे बच्चे और बच्चियों को देखते हैं, उनके लिए भी एक तरह से मानव तस्करी होती है। और इंटरनेशनल लेवल पे भी सब लोगों को पता है कि कितना बड़ा एक नेटवर्क है, और ये विद इन, ऐसा नहीं है कि विद इन स्टेट में हो रहा है या विद इन नेशन हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा मार्केट है इसका, जहां डिमांड और सप्लाई दोनों ही होती है। तो जिस तरह से अलग अलग क्षेत्र में देखा, मेरा जो अनुभव रहा मानव तस्करी में, तो हम अगर भारत की बात करें, अपने देश की बात करें, तो कुछ राज्य हैं जहां जिसको हम सोर्स एरिया कह सकते हैं, और कुछ ऐसे स्टेट और सिटी हैं जिनको हम डेस्टिनेशन कह सकते हैं। और इन दोनों के बीच में जो डिमांड और सप्लाई की जो लिंक है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और यकीन मानिए उन लोगों का जो नेटवर्क होता है, जो ट्रैफिकर है, उनका गैंग, उनका ग्रुप, उनका जो प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रांग है हम सब लोगों के साथ। जबकि हम पूरी सरकार, तंत्र और सिस्टम को देख रहे हैं, मगर इसके भी अंदर अंडरग्राउंड उनका बहुत स्ट्रांग नेटवर्क होता है। इसमें अगर आप देखें कि सेक्स ट्रैफिकिंग की केस, एक मैं छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। लगभग 2010 के आसपास की बात है। नेपाल से एक बच्ची मिसिंग हुई, और उसके 4 से 5 महीने बाद एक इंफॉर्मेशन शेयर होती है कि वो दिल्ली के एक ब्रोथल, जीबी रोड पर वो है, 64 नंबर ब्रोथल पे वो लड़की अभी है। किसी कस्टमर के थ्रू उसने वहां पर कांटेक्ट किया। उस लकीली उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इस पोस्ट पर एसएचओ सुरंजीत कौर मैडम वहां अवेलेबल थी। बहुत डेडिकेटेडली उन्होंने उस पूरे सिस्टम को, चीजों को समझा, पूरे कॉन्फिडेंस में किस तरह से कॉलर को वहां पर लिया गया, उसको बाहर मिला गया, उसके साथ कॉन्फिडेंस शेयर किया गया, पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाई गई, कब कहां कैसे उसको किस रूम में लेकर जाना है, कैसे उसको एंगेज करना है, रूम नहीं खोलना है, वो बहुत सारी चीजें प्लानिंग और सिस्टम के साथ वहां पर किया गया। जब उसको वहां से रेस्क्यू किया गया, उसके बाद सिर्फ हम 3 लोगों की टीम वहां पर पहुंची, बाद में फिर बाकी फोर्स को बुलाया गया ब्रोथल पर, और उसके बाद हम उसको देखने के बाद पहचान नहीं पाए कि वही लड़की है। हमारे पास उसका फोटोग्राफ था जो नेपाल से आया था, मगर देखने के बाद भी जब उसको फोटो दिखाकर उससे कंफर्म किया कि ये आपका फोटो है, तो उसने कहा, सिर्फ गर्दन हिलाई कि हाँ ये मेरा फोटो है। हम उसको वहां से लेकर आए। आने के बाद बच्ची बहुत खुश थी, और क्योंकि उसको सिर्फ 5-6 मंथ में उसकी एज जो है, वो जो 16 साल कुछ महीने की लड़की थी, वो हमें 20 से 25 साल की दिखाई दे रही थी। जबकि आप देखें नॉर्थ ईस्ट, नेपाल या बाकी सब जगह के बच्चे और लोगों की एज काफी कम नजर आती है। और उसके बाद जो पता चला कि उसके साथ 2 बार उसका अबॉर्शन कराया गया, किस तरह के उसको ड्रग्स दिए गए, पहले उसको 1 महीने तक किसी अलग जगह पर रखा गया, पूरी तरह से मोटिवेट किया गया, उसके बाद प्रिपेयर करके एक दूसरे ब्रोथल पर लेकर आए, फिर वहां लेकर आए, और पूरा जो नेटवर्क था, उसकी फ्रेंड के मामा जो उसको लेकर आए थे वहां पर, उन दोनों को सेल किया। दूसरी बच्ची का जो आज तक पता नहीं चला। तो काफी पूरे प्रोसेस के बाद उसमें हमने जो ब्रोथल मैनेजर थे और जिसने उसको अपने पास रखा था 1 महीने के लिए, वो भी कमर्शियल सेक्स वर्क में इन्वॉल्व एक लेडी थी, उनको जब अरेस्ट किया, पूरा प्रोसेस किया,
बाद में ब्रॉथल मैनेजर फिर बेल पर उसने बेल ली और बाहर आ गई केस के लिए। बार बार नेपाल से उस बच्ची को आना पड़ता, उसकी फैमिली में भी काफी सारे प्रॉब्लम आए, गांव वाले और लोगों ने भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट किया कि दूसरी बच्ची कहाँ है जिसको जो आपके साथ गई हुई थी, तो जिसका नहीं पता चल पाया। तो बहुत सारा तंत्र होता है। बेल मिलने के बाद आज तक वो ब्रॉथल मैनेजर है उसका नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे नेटवर्क को काम करना पड़ता है। सिर्फ सेक्स ट्रैफिकिंग के इशू में ही इशू या प्रॉब्लम नहीं आती है। आप डोमेस्टिक हेल्प में जो प्लेसमेंट एजेंसी जिसमें इन्वॉल्व है, ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। खासतौर से दिल्ली एनसीआर या मेट्रो सिटीज में हम देखें कि छोटे छोटे रूम में इस तरह की प्लेसमेंट एजेंसी बनाई जाती है और उनको बच्चों को लाया जाता है वहां से काम करने के लिए। और खास तौर से बच्चियों की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। जैसे सेक्स वर्क में दिखाने के लिए बड़े जो लेडी होती है उनको आगे रखा जाता है, मगर एक्चुअली डिमांड जो माइनर होते हैं उनकी होती है और उनको पर्दे के पीछे रखा जाता है, खास कस्टमर के सामने उनको लेके आया जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी प्लेसमेंट एजेंसी में जो माइनर है 13 to 18 के बीच की जो बच्चियां हैं उनकी सबसे ज्यादा डिमांड है और उनके लिए ही डॉक्यूमेंट्स उनके ज्यादा दिखाना। एक छोटे से रूम में जहां प्लेसमेंट एजेंसी वो चलाते हैं, वो हर 2 से 3 महीने के बाद उसका नाम चेंज करते हैं, अपना एड्रेस चेंज कर देते हैं। तो वो लगातार फोन पे ही सारा उनका नेटवर्क या तंत्र चलता है। हर बंदा जो एक बच्चे को तैयार करके गांव से डिस्ट्रिक्ट तक लेकर आता है, उसका एक अलग चार्ज होता है। डिस्ट्रिक्ट से लेकर और दिल्ली तक लेकर आने वाले का अलग चार्ज होता है और उसके बाद वो उसको किस तरह से वो आप आगे पार्टी को देते हैं, उनका एक अलग कमीशन और चार्ज होता है। तो पूरा एक तंत्र और पूरा नेटवर्क बना हुआ है। कुछ टाइम रखने के बाद एक फैमिली के बाद उसको दूसरी फैमिली में भेजा जाता है। कुछ बच्चियों को जो है एक पर्टिकुलर एज 16-17 के बाद सेक्स ट्रेड के अंदर भी यूज किया जाता है। तो वो देखें तो, और ये पर्टिकुलर ये बहुत बड़ा इशू है। मगर आप हम देखें, अगर हम बात सिर्फ अगर डोमेस्टिक लेबर की बात करते हैं तो झारखंड की बच्चियों को सबसे ज्यादा मार्केट में यहाँ पे डिमांड है, एक तरह से अगर इस इलीगल मार्केट की हम बात कर रहे हैं। और उसमें भी अगर हम देखें तो पर्टिकुलर सिर्फ कुछ ही डिस्ट्रिक्ट है, 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट है झारखंड के जहां से सबसे ज्यादा बच्चियां आ रही है। उसमें भी उनके पर्टिकुलर ब्लॉक जहां से उनको लेकर आया जा रहा है। तो अगर वर्क किया जाए तो बहुत मुश्किल नहीं है उन सब चीजों को कवर करना। सेक्स वर्क में जो है आंध्रा से, वेस्ट बंगाल से, इधर से बच्चों को इधर लेकर आया जाता है। नॉर्थ इंडिया के बच्चों को उधर साउथ या बाकी और सब एरिया में भेजा जाता है। बॉन्डेड लेबर के लिए देखें तो आप मध्य प्रदेश और आपका बिहार, यहाँ से सबसे ज्यादा मेल बॉन्डेड लेबर है, उनकी ज्यादा डिमांड है। उनको इस तरह से यहाँ बड़े वर्क और उन सब के लिए लेकर आया जाता है। तो एक पूरे देश को अगर हम देखें तो ये पूरी तरह से हर गिने चुने हमारे 6 से 7 राज्य हैं जो हमारे सोर्स हैं जहां से सबसे ज्यादा बॉन्डेड लेबर या ट्रैफिकिंग हो रही है। और कुछ 5 to 6 स्टेट हैं जहां पर उनका जो डेस्टिनेशन है, जहां पर उनको काम के लिए या सब लेके आया जा रहा है। और लॉकडाउन के बाद हमने देखा कि कैसे लाखों करोड़ों की संख्या में लोग सड़क पर आए लौटकर, जिसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बड़े लोग भी थे और एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जा रहे थे। तो ये चीजें छुपी हुई नहीं है, देश से, सरकार से, सबकी नजर में सारी चीजें लगभग सामने आ रही हैं। जरूरी है कि कोशिश की जाए ज्यादा से ज्यादा वो जहां पर हैं उनके लिए रोजगार की और बाकी साधनों की। बाकी अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो बहुत सारे विषयों पर और हम लोग चर्चा करेंगे। जी जी, वरुण जी थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। जो आपने हमें बताया कि जिस तरीके से सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में और वहां से बच्चियों को लिया जाता है, बच्चों को लिया जाता है और वहां दूसरे स्टेट में उनसे काम कराया जाता है। ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें बताई हैं। मोहन सर, इसी को आगे लेते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने इन्वेस्टिगेशन जो किया है, जैसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आप इंचार्ज रह चुके हैं, तो सर आपके एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस जब आपने उनको इन्वेस्टिगेट किया है, डील किया है, तो आपको क्या आपने क्या उसमें देखा है? संगम जी और वरुण जी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को बड़े अच्छे ढंग से इसका भूमिका रखी है। अब ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है ये होता क्यों है और क्या परिस्थितियां हैं जिसकी मजबूरियां हैं, बच्चा घर छोड़ता है, रनअवे हो जाता है, अपनी मर्जी से रनअवे हो रहा है, गरीबी है, उसको एजुकेशन न मिलना है, और कुछ यहाँ पर पेरेंट्स की भी मजबूरी है। पेरेंट्स के पास बच्चे एक पाल सकने, 2 पाल सकने की क्षमता है, ज़्यादा बच्चे हैं और उनका क्योर नहीं कर पा रहा है पेरेंट। और कई बार देखने में आ रहा है कि वो खुद भी एडिक्ट हैं पेरेंट्स,
या फिर छोटा काम करते हैं जिससे उनकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी नहीं हो पाती, या लॉन्ग आवर ड्यूटी कर रहे हैं और बच्चों का क्योर एंड ठीक से प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है। अब बच्चे जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। हाउ कैन वी यूटिलाइज द ऑप्टिमम energy, the source of that child for his constructive points of view से कैसे लें उसको। अब उसके पास अनलिमिटेड एनर्जी है, जानने की, सोचने की, देखने की, सारे सेंस ऑर्गन बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहे हैं और वो बच्चा सारी दुनिया को देख रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। वो देख रहा है मेरे को ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, पहनने को नहीं मिल रहा है, लोग स्कूल जा रहे हैं उसको वह सुविधा अवेलेबल नहीं हो पा रही है। वो जो सीखने का अवस्था है वो 3 साल से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी दे रही है इसमें, 3 साल से बच्चे को इस तरह से सिखाया जाए कि उसे ये ना लगे कि मेरी पढ़ाई हो रही है। अब वो जो है सारा अपना माइंड जो है नेगेटिव साइड में, उसका शैतान का घर, खाली दिमाग, वो बच्चे का भी हो सकता है, बड़ों का भी हो सकता है। बच्चा अपना दिमाग अप्लाई कर रहा है, क्यों मैं रन अवे हो जाऊं। दूसरे बच्चे उसके आगे इस तरह का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो रन अवे हुए तो उनको काफी फायदा हुआ, वो ऐश कर रहे हैं, खूब अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं और इससे बच्चा जो है खुद रन। अब पेरेंट्स जो है कई बार उनकी ऐसी मजबूरी है, वो सोचता है एक बच्चे को अगर मैं किसी को दे दूं, बेच दूं, यहाँ डायरेक्ट जो है ट्रैफिकिंग हो रहा है पेरेंट्स के बेस पर। अब वो पेरेंट्स जो है जो बेच दे रहा है उस बच्चे को, वो कहीं रिपोर्टिंग नहीं करता। जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कोई बच्चा खोया पाया बच्चा मिलता है, अब लिंक करने में दिक्कत आती है। वो बच्चे को पहले ही सिखा देते हैं वो कि भाई ये बच्चा जो है, भाई ये मत बताना मैं कहाँ था, किसने दिया मेरे को, तो उसको सिखाया पढ़ाया होता है। वो कहता है हाँ जी इन्होंने ही मेरे को प्रोटेक्शन दिया, इनकी कृपा से, इनकी कृपा की दृष्टि से मेरा जीवन चल रहा है। तो वहां पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को हाउ कैन ही इम्प्लीकेट सच ए पर्सन who is exploiting their child for personal gain। अब उस बच्चे के लिए हमें क्या करना है, वहां पर हम उसे फाइंड आउट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन में एक बच्चा मिला है, उसका आजकल बहुत अच्छा सिस्टम किया है। मैं आपको नॉलेज के लिए बताऊं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसमें डायरेक्शन ऑनरेबल हाई कोर्ट की भी है। अगर कोई कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल ऑफ दिल्ली पुलिस 25 बच्चों को, नहीं 50 है, 50 बच्चों को एक साल में डिटेक्ट कर देता है, उनका मिलाप करा देता है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। एक साल में 50 बच्चों को, चाहे वो चिल्ड्रन होम से हों, चाहे ऑब्जर्वेशन होम में रखे हों, या बच्चा कहीं मिलता है उनके पेरेंट्स तक पहुंचा दे उनको, तो एक तो उनके लिए मोटिवेशनल स्टेप उठाया है, बड़ा जबरदस्त स्टेप है, ताकि लोगों को इंस्पायर किया जा सके। नहीं तो पुलिस की कंप्लेंट यही होती है लॉन्ग आवर ड्यूटी। तो अगर इंस्पिरेशन काम करने में, आप लोग भी काम कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में, कहीं कहीं जो है ऐसा देखने में आता है बच्चे जो है रिसर्च में लगे हुए हैं 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे लगातार, बहुत पूरा रेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं और उनको महसूस नहीं होता कि हमें जो है ये कर रहे हैं, और उनको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं होता। उनको एक मोटिवेशनल स्टेप है। नंबर 2, कोई भी 20 बच्चों को अगर कोई भी ऑफिसर उनको मिला देता है, पेरेंट्स से मिला देता है, ट्रेस कर लेता है कौन है, उनकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर लेता है, तो असाधारण उनको कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अब नया सिस्टम क्या अभी फरवरी से लागू हुआ है, इसके लिए हाईकोर्ट का भी काफी प्रेशर था। इन बच्चों के सिलसिले में हमारे पास अगर हम एनालिसिस करें तो हमारे पास अभी तक जो लेजिस्लेशन है, टोटल इंडिया का लेजिस्लेशन 5,500 से ज्यादा कानून की किताबें, बच्चों से रिलेटेड दर्जनों किताबें। एक एजुकेशन का जहां तक सवाल आता है, वहां पर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी आ जाती है। मैन पावर से हम लिमिटेड ही काम ले सकते हैं, उनकी एक स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद वो मन से काम करेगा, डेडिकेटेड होकर काम करेगा, तो आउटपुट आएगा हमारा। और उसके लिए अवेयरनेस बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। अभी सरदार साहब को देख के मेरे को याद आ रही है, गुरुद्वारा रकाबगंज में मैं इंचार्ज नॉर्थ एवेन्यू रहा 4 साल VIP एरिया में। तो वहां पर एक लेडी का बच्चा बहुत खूबसूरत, और वो बच्चे को एक महिला उठा के ले जाती है
वो टीचर हैं, उनका कोई पहले बच्चा नहीं था, और लेडी ने धरना दे दिया कि जब तक बच्चा नहीं मिलेगा मैं गुरुद्वारे में ही अपने प्राण त्याग दूंगी। तो काफी चैलेंजिंग स्थिति आ जाती है। गुरुद्वारे में अच्छे रेपुटेशन होने की वजह से, वहां डेडिकेशन काम का काफी होने की वजह से उन्होंने कहा इनके पास केस है ना, ये 24 घंटे में कर देंगे, आप बोल दो जी कर देंगे। तो मैंने कहा जी बिल्कुल कर देंगे, आप तो कैसे भी बोलो, हमें तो हम कोर्ट में भी कसम खा के बता देते हैं काफी चीजें, आपको कैसे नहीं बोले, तो गुरुद्वारा है यहाँ, तो हमें जो है आपकी बात को पूरा टाइम देंगे, पूरा डिवोशन करेंगे। देखो उसकी इंफॉर्मेशन हमें कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। एक हमारे पड़ोसी के घर में बच्चा आया है, पता नहीं कौन है, मेरे कोई बैचमेट मेरे पास फोन कर रहा है, देखो आप नई दिल्ली में हो, उसका पता करो। देखिए वो 24 घंटे से पहले बच्चा मिल जा रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। उस समय हमारे पास ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, सदा साहब ने अभी 370 के बारे में बताया, हमारे पास 370 नहीं था, और वो कुछ ही टाइम में क्या हुई, बेल आउट हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, अभी हमारे पास बहुत अच्छे लॉ बने हैं, इनका एग्जीक्यूशन क्या है, फॉर्चुनेटली हमें कन्विंस करने की बात है, हमें मौका मिल गया काम करने के लिए, बिना मौके के काम नहीं कर सकता। मैं आपके यहाँ पाठक जी से ये अपना मिलता रहता था, संपर्क में रहते थे, तो वहाँ की मीटिंग अटेंड करते थे। ह्यूमन राइट मास्टर डिग्री के दौरान जो है एनजीओ से काफी संपर्क था, और अपने एडवोकेट, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से तो मैं 4 साल तक रहा, तो वहाँ ओपन बात होती थी, काफी डिस्कस होता था, तो उनके ब्रॉड उनके नोटिस में लाते थे, उनसे बड़ा कोऑपरेशन मिलता था, बड़ा कोऑपरेशन मिलता है। कोऑपरेशन कैसे मिलेगा, जब मेरे पे फेथ होगा तभी तो मिलेगा कोऑपरेशन। मेरी वर्दी को इतना महत्व नहीं है, मेरा काम का महत्व है। तो वो जो कोशिश है, वो कोशिश के साथ कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हुई होती हैं जो हमें हमारे मंजिल तक पहुंचा देती हैं। तो हमारा जो मेन मकसद है वो शायद लोडिंग में हिल गया था, तो हमें जो है कंटिन्यूअस इसको जारी रखना जरूरी है, अपनी कोशिशों को जारी रखना जरूरी है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। तो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ दोबारा से, हाँ कनेक्ट हो जाएगा सर अभी। तो फॉर्चुनेटली 370 के बाद 370 तो बन गया, नो प्रॉब्लम। अब उसको लगाए कौन, एग्जीक्यूट कौन करे, तो लेडी हार्डिंग और आरएमएल से जो गैंग जो है जो उठाता था, तो सीसीटीवी फुटेज पे आ गया। 3 साल का पहले का बच्चा भी रिकवर हो रहा है, और उस समय का बच्चा भी रिकवर हो रहा है। तो हमने जो है उसमें 370 को कन्विंस किया, ऑफिसरों को बड़ा कोऑपरेशन। आई थिंक मोहन जी का नेटवर्क इशू है, तो डिस्कनेक्ट आई थिंक हो रहे हैं। इससे जब तक वो हमारे साथ रिकनेक्ट होते हैं, संगम सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया सेक्शन 370 है, लेकिन जो ह्यूमन चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ जो डील करते हैं जो लॉ है, लेकिन हमारे देश में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, उसमें भी काफी प्रोविजंस हैं जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में बात करते हैं। सर अगर आप हमें थोड़ा उन प्रोविजंस के बारे में बता सकें। Sure, ma'am. So, ma'am, we are having certain provisions in our Constitution of India as well. If we talk about Article 23, Article 23 specifically talks about prohibition trafficking of human beings, into the forced labor. You can't prohibit anyone into a forced labor. And the specific Article 23 talks that if someone is doing that, he is violating the fundamental right of that human being. Along with that, the other article is Article 24. This article says that अगर कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है और उसको कोई भी ऐसा काम करवाया जाता है, लेट्स से माइनिंग और फैक्ट्री में कोई ऐसा वर्क जो कि हजार्डियस इन नेचर है, सो दैट्स अगेंस्ट द लॉ, वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है उसके, राइट। एंड मैम अगर हम बात कर रहे हैं द सेकंड लॉ व्हिच इज वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट इज चाइल्ड लेबर एक्ट। दिस केम इनटू पिक्चर इन 1986. So ma'am, you will be amazed to know that in India, we are having around 18 million child workers, 18 million. And to get this figure quite clear in our mind, it's
डबल द पॉपुलेशन ऑफ स्वीडन। ये स्वीडन की पॉपुलेशन से डबल मानी जाती है, 18 मिलियन की पॉपुलेशन, जो कि हमारे इंडिया में आज स्लेवरी के अंडर है, राइट। एंड दिस इज द फिगर गिवन बाय ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स इन द ईयर 2016। दैट्स द वेरी अमेजिंग फिगर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, this industry has created a business of $150 billion. It is actually creating a very, crucial impact in our economy. Apart from that, if we talk about whether decline in agriculture is a result of slavery, क्या agriculture की जितनी activities कम हो रही है हमारे भारत में because of certain laws and acts, क्या ये slavery को बढ़ावा दे रहा है? One of the reasons is yes, because most of the people who are living in villages are trying to come into urban areas in search of jobs. तो मैम उनको बसला भुसला कर शहरों में लाया जाता है और उनको स्लेव्स की तरह यूज किया जाता है। एंड मेनी अ टाइम्स दे वोंट गिव प्रॉपर फूड नरिशमेंट, उनको सैलरीज नहीं मिलती थी अपनी प्रॉपर, उनको वेजेस नहीं मिलती प्रॉपर अपनी। एंड देयर इज दिस वेरी गुड लॉ दिल्ली गवर्नमेंट ने निकाला है कि अगर आप लेबर काम कर रहे हो दिल्ली में, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराओगे वेलफेयर कमेटी के अंदर, तो आपको आपकी डेथ पे सर्टेन अमाउंट दिया जाएगा आपकी फैमिली को। अगर आपके घर में आपकी बेटी की शादी है तो सर्टेन 50,000 अमाउंट दिया जाएगा। अगर बेटे की शादी है तो 25,000 अमाउंट दिया जाएगा। अगर आपकी वाइफ गर्भवती होती है तो उसकी केयर करने के लिए अमाउंट दिया जाएगा। देयर आर सर्टेन लॉज इन दिल्ली एंड अदर स्टेट्स एज वेल लेबर्स के वेलफेयर के लिए, which many of the laborers and in fact the NGOs and advocates are unaware about. It's very important to create that awareness among the society, that sensitization among the society, so that जो prevailing laws हैं we can utilize them properly. There are certain laws but we are unaware, हमें पता ही नहीं है कि इसको कैसे यूज करना है। So being a penal advocate at DLSA, Delhi Legal Aid Service, हमारी ड्यूटी रहती है कि हम स्लम एरियाज में जाके जितने भी लेबर क्लास है या वर्कर क्लास है या पुअर स्लम एरियाज में लोग रह रहे हैं उनको अवेयर करना उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में, उनकी ड्यूटीज के बारे में। लाइक जस्ट आई वांट टू गिव द एनेक्डोट, आई रिसेंटली विजिटेड गौतमपुरी एरिया, दैट्स नेक्स्ट टू बदरपुर, दिल्ली का बॉर्डर एरिया ही आता है बदरपुर। तो इन दैट एरिया आई मेट द हेड कांस्टेबल एंड बिफोर दैट आई मेट ACP बदरपुर। So that ACP told me कि this is one of the roughest area in our jurisdiction. यहाँ पे हर दूसरा क्राइम मर्डर हो गया, चेन स्नैचिंग हो गया, थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया और पॉक्सो के एक्ट्स हो गए, हर दूसरा दिन ये बहुत कॉमन चीजें हैं। एंड ही वाज लाइक कि सेक्शन 363 आज जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुए, सेक्शन 363 विच टॉक्स अबाउट किडनैपिंग इज इंक्रीज्ड। एक्चुअली जितने भी किडनैपिंग के केसेस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं इस लॉकडाउन के दौरान। बिकॉज रीजन इज कि आजकल जितने भी वहां पे स्लम एरियाज में लोग हैं उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, उनके पास अपनी फैमिली को रन करने के लिए पैसा नहीं है। एंड देर हैविंग 3-4 चाइल्ड इन देयर होम, एक बच्चे को भी प्रॉपरली फीड नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। एंड उनकी फैमिली में एटमॉस्फेयर इतना रफ है दैट हर दूसरे दिन दे आर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ। सो बच्चे कई बार खुद ही वो घर छोड़ के भागना चाहते हैं। एंड जितने भी ट्रैफिकर्स होते हैं दे वांट दिस इंसिडेंट्स की ऐसी चीजें हो हम उनको पकड़े। एंड दे आर ड्रग पेडलर्स इन देयर एरिया। I was yesterday in Gautam only and I spent around 2 or 3 hours there. I talked to number of children and they were like हम लोग शाम को खेलते हैं और शाम को आसपास ड्रग पेडलर्स घूम रहे होते हैं और they used to tease us, they used to sexually assault us. It's a very gruesome figure. And apart from that, the other law which we are having is POCSO Act which came in the year 2012. POCSO Act का specific purpose है मैम कि जितना भी sexual assault के cases बढ़ रहे हैं, right, and sexual assault, sexual harassment, pornography, so it safeguard the interest of child at every stage of the judicial process. तो बहुत ही child friendly law है ये। and whenever a child comes into the court, चाहे उसका evidence record हो रहा हो, चाहे investigation हो रही हो, पुलिस ट्राई करती है कि अपनी यूनिफॉर्म में ना हो, पुलिस ट्राई करती है कि जिस तरीके से बिहेव किया जाए बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली हो, ना कि वो उससे रूडली बात करें। बिकॉज अगर आप बच्चे को बच्चे की लैंग्वेज में समझाएंगे तो सब चीज आपको प्रॉपर्ली बता पाएगा, एल्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फेच दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट चाइल्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे जजेस का रोल ये रहता है कि वो अपनी अपनी यूनिफॉर्म में ना बैठे, जब बैठे एंड पहले वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें चाइल्ड के साथ। जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है देन ग्रेजुअली वो बच्चा अपनी सारे के सारे ग्रीवेंसेस बताना स्टार्ट करता है आपको, और तभी आप प्रॉपर एविडेंस रिकॉर्ड कर पाते हो कोर्ट ऑफ लॉ में उसका, राइट। द अदर लॉ इज मैम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केम इन द ईयर 2000 एक्चुअली, एंड इसके अंदर दो तरह के बच्चे आ जाते हैं, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ एंड चाइल्ड हु नीड केयर एंड रिहेबिलिटेशन।
मैम चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ की अगर हम बात करें, ऐसे बच्चे जो कि 18 साल से कम है और उन बच्चों ने कोई ऐसा क्राइम कमिट कर दिया है जिनके लिए चाइल्ड के लॉज लगते हैं, राइट? एंड द लॉ विच कम्स इनटू पिक्चर इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का मेन काम ये है कि जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है उसको अगर हम लोग कोई सजा देनी है या उसको रिहाब सेंटर में डालना है या केयर सेंटर में डालना है, पहले चेक किया जाएगा जो उसने हीनियस क्राइम कमिट किया है, इफ ही इज अंडर द कैटेगरी ऑफ 16 ईयर्स से 18 ईयर्स के बीच में, तो वहां पे जो कमेटी बैठती है, कमेटी चेक करती है कि बच्चे ने वो क्राइम किया है विद सेंसेस, प्रॉपर जागरूकता के साथ किया है। अगर जागरूकता के साथ किया है तो उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, वही सेम पनिशमेंट्स मिलेगी जो एक एडल्ट को मिलती है, राइट? ऑन द अदर हैंड द चाइल्ड हु नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, वहां पर उन केस में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बिठाई जाती है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का स्पेसिफिक काम होता है उन बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनकी डेली लुक आफ्टर करना, सो दैट उनका इंटरेस्ट सेफगार्ड रहे। ऐसा ना हो कि एक बच्चा विक्टिम बन गया, विक्टिम बनने के बाद वो सफर करता रहा लाइफ लॉन्ग। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज का काम होता है उनके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना, डे टू डे उनको एजुकेशन, अच्छा मील प्रोवाइड करना, उनको फैमिली एटमॉस्फेयर देना। सो देयर आर सेवरल CWC इन आवर दिल्ली, इन फैक्ट ऑल अराउंड द इंडिया। दैट्स इट मैम, दीज आर द लॉज। थैंक यू सो मच संगम सर। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, काफी सारे लॉज हैं जो डील करते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग के साथ। वरुण जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है उसका अगर आप हमें प्रोसेस बता सकें कि कैसे बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है, आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, कौन कौन से एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं रेस्क्यू करने में, तो अगर आप वो हमें एक्सप्लेन कर सकें सर। वरुण जी करते हैं सेक्स ट्रैफिकिंग की, तो वहाँ प्रोसेस कुछ अलग होता है। जब बात करते हैं चाइल्ड लेबर की तो अलग है, प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा चीजें बदलती रहती हैं उनके कानून के हिसाब से और उस केस की जरूरत के हिसाब से। अगर मैं कोशिश करूं एक साथ सब चीजों को कवर करने की, सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी के पास भी जब भी इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास, उसको सबसे पहले वेरीफाई करना होता है क्या ये फैक्ट है क्या नहीं है। बहुत बार चीजें होती हैं कि इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होती है या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको वेरीफाई करना, उन सब चीजों को एक साथ जोड़ना, एक कंप्लेन कंप्लीट चीजें प्रिपेयर करना। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद जो कंसर्न अथॉरिटीज होती हैं उनके साथ उस केस को शेयर करना। अगर सेक्स ट्रैफिकिंग का केसेस है तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को और पुलिस को जो भी है उनको इसमें इन्वॉल्व करना होगा। बॉन्डेड लेबर की कोई सिचुएशन है तो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के DM या SDM को, पुलिस को और लेबर डिपार्टमेंट को वहां पर इन्वॉल्व करना होगा। बॉन्डेड लेबर में भी SDM और पुलिस और लेबर इन सबकी भी जरूरत पड़ती है। उस तरह से कंसर्न अथॉरिटी को साथ में इन्वॉल्व करना, उनके साथ एक प्रिपरेटरी मीटिंग करना, प्लानिंग मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी केस के सक्सेस के लिए आपको जरूरी है कि एक बार आप प्लानिंग के साथ डिस्कस करें सभी लोगों के, स्टेक होल्डर के साथ जिनकी उस पूरे प्रोसेस के अंदर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका क्या रोल रहेगा, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, टाइमिंग क्या होगी, कब कहाँ कितने लोगों की जरूरत है, टारगेट कितना है, कितने विक्टिम को फ्री कराना है, उसके लिए कितनी टीम की जरूरत पड़ेगी, हर टीम में हमें कितने लोगों की जरूरत है, उसमें पुलिस ऑफिसर्स कितने होंगे, वॉलंटियर कितने होंगे, फीमेल काउंसलर या फीमेल स्टाफ कितने होंगे, SDM या लेबर कौन उस टीम के में इन्वॉल्व रहेंगे, लीड कौन करेगा टीम की, किस डिपार्टमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल या कॉन्टेक्ट पर्सन कौन है, वो सभी चीजों के लिए प्रिपरेशन करनी होती है। कितने व्हीकल चाहिए, क्या हमारा मीटिंग पॉइंट होगा, वापस असेंबल हम लोग वापस कहाँ होंगे, कितनी देर हमको क्या कहाँ रुकना है, और पॉइंट में एंट्री किस टीम को करनी है, किन लोगों को करनी है, कितने लोग सिविल में होंगे, कितने यूनिफॉर्म में होंगे, किसका क्या रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, हमारे रेस्क्यू के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। लाइक ब्रोथल में जाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है कि हम अपना फोन रखें, टॉर्च रखें, अपने सेफ्टी मेजर्स जो हमें उस टाइम जरूरत होती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े डॉग भी उन्होंने भी होते हैं, ऊपर तक टॉप फ्लोर तक आपको जाना होता है, 5 से 6 फ्लोर है वहां पर, साथ में जो है ऊपर बहुत सारी चीजें वहां पर होती हैं, तो आपको हर ऑपरेशन के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। उसके बाद आप जब रेस्क्यू ऑपरेशन कर लेते हैं, विक्टिम को और एक्यूज को अलग अलग आपको सेग्रीगेट रखना है, एक साथ ना हो, क्योंकि विद इन सेकेंड में उनके सिर्फ आई कांटेक्ट से ही बहुत बार होता है कि विक्टिम को सिर्फ एक हिंट दे दिया जाता है कि अब आपको कुछ नहीं बोलना है,
उसके बाद आप कितना भी काउंसलिंग करिए, कितना भी बात कीजिए, विक्टिम आपको कुछ नहीं बताएगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आपको उन सब प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए आप रेस्क्यू करेंगे। रेस्क्यू के बाद उनका नॉर्मली आप काउंसलिंग या सपोर्ट जो भी उनको देना है इमीडिएटली आपको देना होगा। उसके बाद 164 के स्टेटमेंट से पहले मेडिकल, उससे पहले जो कंप्लेंट आएगी तो फिर एफआईआर होगी, री-एंट्री होगी, पूरा प्रोसेस होगा। और उसके बाद फिर उनके कंपल्सेशन वगैरह का प्रोसेस, अगर बॉन्डेड लेबर है तो उनका रिलीज सर्टिफिकेट, और अगर चाइल्ड लेबर है तो लेबर डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट और उनकी रिकवरी, उनका मिनिमम वेज का कैलकुलेट करना। तो ये इन शॉर्ट में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि समय कम है, इन शॉर्ट में एक एक वर्ड में ही मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, नहीं तो प्रोसेस और चीजें काफी लंबी है। और उसके बाद फिर उनको कंपल्सेशन वगैरह मिलना है, बैंक अकाउंट खोलना, सपोर्ट पर्सन अगर किसी किसी केस में जरूरत होता है तो वो अपॉइंट करना, और फैमिली से कांटेक्ट करके फैमिली में रिस्टोर करना, अगर फैमिली में वो सेफ है तो। नहीं तो उनको सेफ होम में रखना, सीसीआई जो है, चाइल्ड केयर होम जो होते हैं, वहां पर उनको रखना। तो इस तरह से बहुत सारे एक्ट बच्चों के मामले में एक साथ पैरेलली चलते हैं, उन सबको हमें फॉलो करना होता है। नहीं सर, थैंक यू सो मच। आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपने हमारे साथ शेयर किया, क्योंकि हमें अब ये पता लग रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं होता है, काफी मुश्किल होता है, बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना होता है, लेकिन सबसे पहले जो होता है रेस्क्यू ऑपरेशन का, वो इन्फॉर्मेशन मिलना होता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन और उसका प्रोसीजर आगे किया जा सकता है। मोहन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे वरुण जी ने हमें रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताया, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है, एक तो रेस्क्यू करके अब परपेट्रेटर को आपने पकड़ लिया है, अब एफआईआर दर्ज होगी, तो अब जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या होता है, और क्या जो इंफॉर्मेशन है बच्चों के बारे में अगर किसी को पता है तो क्या वो पुलिस के पास सीधे आके बताई जा सकती है या वो किसी और एजेंसी को देनी चाहिए? अगर आप ये हमें बता सकें सर। अभी जैसे संगम सिंह ने बताया था, 370 का काफी विस्तार से उन्होंने बताया। जब कोई बच्चा मिस होता है, आजकल दिल्ली में तो कम से कम दिल्ली की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 24 घंटे में एफआईआर जरूर रजिस्टर हो जाती है। उसके कुछ इम्पोर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट हैं, जैसे उसका बच्चा जो है, बच्चे के सिलसिले में ऑल इंडिया बेस पे मैसेज दे देते हैं, और पुलिस का जिपनट है, उसके थ्रू जो है उसको अपलोड कर देते हैं, खोया पाया बच्चे उसमें। और मिसिंग पर्सन स्क्वाड है हमारे दरियागंज में, नई कोतवाली में, वहाँ पूरे दिल्ली के बच्चों का और ऑल पर्सन्स का पूरी डिटेल होती है। और इवन वहाँ से ये भी मिल सकता है, कोई बच्चा अनकॉन्शियस एक्सीडेंट में इंजर्ड होकर हॉस्पिटल में एडमिट है, या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, या कोई बच्चा जो है अनकॉन्शियस स्टेज में कहीं आईसीयू में तो नहीं है किसी हॉस्पिटल के, मोर्चरी, और या मोर्चरी को भी इंफॉर्मेशन सारी, अगर डेथ हो गया है, चाहे एक्सीडेंटल डेथ है या कोई और कारण से उसके साथ इंसिडेंट हो गया है, तो इंफॉर्मेशन क्विक जो है हमें वहाँ से भी मिल सकती है। और उसके अलावा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे के बारे में इंटरस्टेट लिंक होना बड़ा जरूरी है। जब तक कि इंटरस्टेट बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आपस में कन्फ्रंट्रेशन होगा ऑफिसर्स के बीच में, एक दूसरे को कोऑपरेट करके काम चलेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो मेन वो है उसको तोड़ा जा सकता है, इसका बैकबोन को काफी ब्रेक किया जा सकता है, डिमांड सप्लाई में भी काफी ज्यादा रोक लगाई जा सकती है। क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पूरे इंडिया में घूमता रहे और वह बाकी केसेस उसके दौरान सफर करेंगे, और भी तो इंसिडेंट होंगे। तो अगर हम देखें तो गौर से देखें, अभी आफ्टर लॉकडाउन 1.25 करोड़ करीब 18 साल से कम उम्र के बच्चे चाइल्ड एडिक्ट, हमारे देश में 2.5 करोड़ बच्चों को अभी जरूरत है केयर एंड प्रोटेक्शन की। हमारे पास 8,000 8,500 होम है ऑल इंडिया बेस पे, नंबर 3, उनमें 40,000 बच्चे हम रख सकते हैं। अब हमारा काम होम में बच्चों को रखना ही नहीं है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का, जिसके पेरेंट्स कैपेबल हैं, चलो इनकैपेसिटेड हैं तो उनको समझाया जाता है, अगर आप इनका केयर प्रोटेक्शन कर सकते हैं अच्छी बात है, आपके पास ऑलरेडी बच्चे हैं, आप सरेंडर कर दो, ताकि जिनके बच्चे नहीं हैं क्यों में, हमारे 25-30 हजार लोग हैं जो कह रहे हैं हमारा बच्चा कोई नहीं है, एडॉप्शन पे दे दो। और काफी लोग कैपेबल आदमी है हमारे
कंट्री में काफी कैपेबल आदमी हैं जो बच्चों को पालना चाहते हैं। देखो, डॉग पेट एनिमल भी पाल रहे हैं घरों में लोग, ये तो इंसान का बच्चा है। तो इसके लिए फॉस्टर केयर में लेना चाहते हैं, तो उसके संबंधी कुछ कानूनी अभी रुकावटें हैं, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल स्टेट्स लेवल पे, ताकि वो प्रोसेस में आ सके। हम फॉस्टर केयर में करोड़ों बच्चों को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, गुरुद्वारे में 100 की जगह 1000 आदमियों को भी खाना खिला देते हैं। वहां कोई गुरुद्वारे में खाना पैदा तो नहीं होता है। क्या है? एक पॉजिटिव सोच। अगर हमारा इंटेलेक्चुअल सोच चेतना जागृत नहीं हुई, और मैं बच्चों को एक बच्चे को पाल सकता हूँ तो उसको केयर प्रोटेक्शन कर सकता हूँ, मगर मेरा सेल्फिश ज्यादा गेन ना हो, और उसका इस तरह का बनाऊं कि 18 साल में, मेन पर्पज क्या है, 18 साल में किसी भी बच्चे को काम चलाऊ इस लेवल पे उसको लाया जाए, उसका स्किल डेवलप किया जाए। किस लेवल का स्किल डेवलप किया जाए? एक बच्चे का IQ 60 है, हम उसको क्या करेंगे? स्पेशल एजुकेशन ही तो दे पाएंगे। एक बच्चा 60-70 के बीच में गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ पाएगा या सिटी स्कूल से पढ़ पाएगा, और उसका लेवल IQ लेवल और ज्यादा है, पब्लिक स्कूल से पढ़ पाएगा। और बच्चे को IAS की तरफ ले जाना है, एक बच्चे को, हमारे घर का बच्चा है, दूसरा बच्चा है, बच्चा तो बच्चा ही है, वो कोई गोल्ड या डायमंड नहीं है जिसकी स्मगलिंग की जाए, तस्करी की जाए। एक्चुअली ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब मानव तस्करी शब्द इतना अच्छा नहीं लगता मुझे। मेरे को लगता है इसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए मानव दुष्व्यापार, गलत व्यापार मानव का, और जो कि दुनिया का ट्रेड अभी दूसरे नंबर में है, कहते हैं नंबर 1 में ड्रग्स का। सबसे खतरनाक वर्ल्ड के लिए, जो सारे को एक्सप्लॉइट हो रहा है, पूरी वर्ल्ड एक्सप्लॉइट हो रही है, हम लोगों के फैमिली एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, रिलेटिव एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। अभी फिल्म स्टारों के बारे में अभी डेली चर्चा करना आ रहा है, मतलब समाज के हायर जेंट्री जो है वो भी डिस्टर्ब है, और रिसर्च वाले बच्चे जो है ड्रग्स ले रहे हैं। और सेकंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ जा रहा है, कभी थर्ड में जा रहा है। अदरवाइज सेकंड में आर्म्स एम्यूनिशन का जो है ये स्मगलिंग वो आता है, जितना ट्रेड आता है, इलिसिट ट्रेड आता है। तो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इंडिया तो हब है, सबसे ज्यादा बच्चों की पॉपुलेशन हमारे पास है वर्ल्ड में, और यहाँ पर डिमांड सप्लाई का रेशियो इतना जबरदस्त है। जो हमारे डाटा जा रहे हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से, इवन मैच नहीं कर पा रहे हैं दिल्ली पुलिस स्टेशनों के और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के डाटा वो नहीं कर पा रहे हैं, मैच नहीं कर पा रहे हैं। क्या कमी रह जा रही है? तो काफी सोचने का विषय है। हमें अगर इस अलार्मिंग सिग्नल को सीरियसली न लिया गया तो ये एक किस्म का, जैसे अभी कोरोना हो रहा है, उसी तरह की प्रॉब्लम होने वाली है आगे। ये बच्चे क्या बनेंगे आगे 18 साल में, अगर हम बच्चों को कोई भी स्किल नहीं दे पाए, स्किल डेवलप नहीं कर पाए, उनको सोच ऐसी न कर पाए कि उनका रिसोर्स हमारे देश के लिए काम आए, नंबर 1। नंबर 2, जो ट्रैफिकर हैं उनको भी क्या है, कोर्ट के थ्रू क्या करना होता है, ट्रैफिकर रिफॉर्म ही तो करना होता है, उसको भी समाज में अच्छा आदमी बने, क्या पता वो कितने लोगों का भलाई भी कर सके। उस लाइन पे उसको ले जाना, उसको हमने जिद्दी नहीं बनाना है, मगर उसको डर पैदा करना है, डर पैदा करना है। अभी साहब ने 370 के बारे में बताया। 370 के बाद मैंने पहले एक जिगर आया था RML और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल का, जो गैंग था उसमें लेडीज गैंग जो शामिल था, CCTV में आ गया फुटेज। और इन्वेस्टिगेशन में क्या आया, पहले भी बच्चा 3 साल पहले लिया है। अब ऐसे में अगर कन्विंस ऑपरेशन और ऑफिसरों से मिलके 370 का हमें क्या मिला, मौका मिल गया केस देने का प्रॉपरली। वहां से हमें सारे से अच्छा ऑपरेशन मिला, कोर्ट से मिला। 6-7 साल तक वो गैंग अंदर रहा। और मजे वाली बात, इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, लेडी हार्डिंग और RML में 6-7 साल कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। उसके बाद का मुझे नहीं पता, फिर मैं दूसरे जॉब में आ गया था वहां सर्विस पूरी करके। तो अभी भी जो है, अभी मोटिवेशनल काफी अच्छा काम जो है इसके लिए जारी करना पड़ रहा है, मजबूरी है ये, अदरवाइज वी विल नॉट सेव आफ्टर ऑल दी चिल्ड्रन अगर ड्रग एडिक्ट हो जाएं। जी, आपने बहुत सही बात कही सर कि आप, और ये बहुत ही मोटिवेशनल बात भी है कि सबको एक साथ मिलके काम करना है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है। हमने न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी पढ़ा है, जहां तक मैंने भी देखा है कि कोरोना टाइम में काफी ज्यादा केसेस जो हैं
सेक्सुअल अब्यूज के और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बढ़ रहे हैं, चाइल्ड लेबर के बढ़ रहे हैं, जैसे वरुण जी दिखा रहे हैं, और ये बढ़ते जाएंगे कोरोना कोविड के समय और जो आगे है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि चाइल्ड लेबर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस बढ़ेंगे जैसे जैसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है हमारे देश में। उससे बच्चे क्या कहते हैं, जो फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों को ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग में डाल देंगे, तो ये बहुत बड़ा इशू है। वरुण जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है, तो जैसे आपने बताया रेस्क्यू ऑपरेशन और मोहन जी ने हमें इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बताया, वैसे ही वरुण जी अगर आप बता सकें कि जो रेस्क्यू के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिहैबिलिटेशन होता है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस क्या है और क्या मेजर्स हैं रिहैबिलिटेशन के लिए? ये भी सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ रेस्क्यू करना ही सॉल्यूशन नहीं है जब तक उनका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन ना हुआ है। और सिर्फ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ही क्यों, जैसा हम पहले अपनी बात में कह चुके हैं कि बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे कानून हैं और उन सबको एक साथ हमको जहां भी जरूरत हो उन सबका प्रयोग करना, यूज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। संगम जी ऑलरेडी आईपीसी और बाकी सारी चीजों को उन्होंने बताया है। इसी तरह से जहां पर भी यूज है आईपीसी के प्रोविजन, हमें उनको यूज करने की जरूरत पड़ेगी। और रिहैबिलिटेशन पर जहां हमको सीडब्ल्यूसी, वहां प्रोडक्शन, उनके रिस्टोरेशन, बाकी वेलफेयर और चैप्टर 9 जो बात करता है उनके ऊपर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेने की, तो उन सब की हमको ज्यादा जरूरत है। पॉक्सो की अगर हम बात करें तो उसमें सपोर्ट पर्सन है, कोर्ट में क्या प्रोसेस रहेगा उनके लिए, किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, डायरेक्ट नहीं होंगे, रिहैबिलिटेशन क्या करना है, टाइम बाउंड के अंदर कैसे सारी चीजों को लेकर आना है। तो जहां भी सेक्सुअल अब्यूज का प्रोविजन हुआ है तो वहां पर हमें पॉक्सो को यूज करना होगा। और अभी लकीली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरनल कमेटी 5-6 लोगों की थी इस नए कानून को अमेंडमेंट करने के लिए, जो अभी आया है हमारे पास पॉक्सो काफी स्ट्रांग होकर, तो लकीली उस कमेटी का एक मेंबर होने की वजह से बहुत कुछ हमें करने का मौका मिला है इस एक्ट के अंदर। तो बहुत जो इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम आ रही थी, लोगों के जो वर्जन थे, उन सबको लेकर कोशिश की है कि हम इसमें रख सके। तो पॉक्सो के साथ बॉन्डेड लेबर एक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी बॉन्डेड लेबर हो रहे हैं तो उसको भी हमें साथ में यूज करना है। उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है बॉन्डेड लेबर एक्ट में, पॉक्सो दोनों ही कानून के अंतर्गत ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो एक्यूज के ऊपर दिया गया है। एक्यूज, बाकी सब केसेस में क्या होता है कि अगर किसी के ऊपर चार्ज लगा है कि आपने ये अपराध किया है, तो दूसरे व्यक्ति को प्रूफ करना है कि आप इस व्यक्ति ने ही ये अपराध किया है। मगर पॉक्सो में और बॉन्डेड लेबर एक्ट दोनों के अंदर ये प्रावधान दिया गया है कि अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो मुझे प्रूफ नहीं करना है कि इस व्यक्ति ने गलत किया है, उस व्यक्ति को प्रूफ करना है कि मैंने ये गलत काम नहीं किया। तो विक्टिम के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ खत्म होकर वो एक्यूज के ऊपर आ जाता है, एक्यूज को वहां प्रूफ करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वहां भी है। बॉन्डेड लेबर में एक पावर दी गई है उनका समरी ट्रायल करने के लिए, सेक्शन 25, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो वो हमें वहां से भी कुछ चीजों को जब भी जरूरत हो उनको यूज करने की है। चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर जो अब प्रावधान जो पनिशमेंट के बढ़ाए गए हैं, और जिस तरह से हजारडस, नॉन हजारडस इंडस्ट्रीज को उसके अंदर रखा गया है, ऑक्यूपेशनल प्रोसेसेस को, तो वो सारी चीजें हैं। साथ में इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के अंदर जो प्रोसेस दिया गया है इन्वेस्टिगेशन का, पंच का, विटनेस का, तो वो सारी चीजें भी हमें समय पे समय यूज करनी है। इसके साथ साथ जो है बहुत सारे गवर्नमेंट के टाइम टू टाइम सर्कुलर और ऑर्डर आते रहते हैं। जैसे अभी रिसेंटली कोविड के टाइम में ये सर्कुलर आया है, हमारे ज्यादातर साथियों ने शायद अगर देखा होगा, नहीं देखा होगा, सबके लिए ज्यादा जरूरी है। 6 जुलाई को जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने ऑर्डर निकाला है सभी स्टेट के लिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो एक्टिवली काम करे। अगर कहीं नहीं है तो उसको इमीडिएटली बनाए, क्योंकि पोस्ट कोरोना के बाद, ये लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद बहुत तेजी से मानव तस्करी के केस बढ़ेंगे, उनको कंट्रोल किया जाए। तो सरकार भी इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो कर रही है। इसके साथ साथ हमारा जो राष्ट्रीय बाल आयोग है, एनसीपीसी, नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उन्होंने भी पूरी स्टडी की है और उसमें हर चीज उन्होंने मेंशन की है, इंक्लूडिंग ये गवर्नमेंट हाई होम मिनिस्ट्री का जो ऑर्डर है उसको भी उन्होंने इसमें मेंशन किया है। तो सरकार, लोग
यूनिसेफ हो, बाकी सारी सिविल सोसाइटी हो, सभी मान रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन है वो मानव तस्करी के लिए बहुत ज्यादा गंभीर है। बहुत तेजी से इसमें जो है मानव तस्करी होगी और बच्चों को, खासतौर से महिलाओं को इसमें यूज किया जाएगा। तो उसके लिए सब लोग तैयारी अपने लेवल पे कर रहे हैं, मगर जब तक समाज, सोसाइटी, स्टूडेंट, टीचर, आसपास के लोग सजग नहीं होंगे, उनको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपका इसमें एक और सवाल था रिहेबिलिटेशन को लेकर। रिहेबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें तो मगर रिहेबिलिटेशन के जो प्रावधान है वो बहुत कम है सच में। अगर हम बात करें, दिल्ली गवर्नमेंट की विक्टिम कंपनसेशन की स्कीम है, काफी स्ट्रॉन्ग स्कीम है। साथ में नालसा ने जो सुप्रीम कोर्ट में, मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है, मुझे पता है। मैं हर चीज को सिर्फ एक एक लाइन में कवर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में कि ऐसा प्रावधान है। डिटेल के लिए आपको और पढ़ना होगा और हमें शायद इस सेशन को शायद और बड़ा करना होगा, तभी हम डिटेल में बात कर वरुण जी आप अपना टाइम लेके बात करिए। जी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, मुझे लगा सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। नहीं, वरुण जी आप अपना टाइम, आप कुछ कह रहे थे, आप बता रहे थे नलसा और जी। दिल्ली विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है और डीसीडब्ल्यू जो है वहां पर उसको पावर दी गई है कोर्ट के थ्रू, और इंक्लूडिंग सीडब्ल्यूसी को भी पावर दी गई है। डोमेस्टिक वर्कर या इस तरह की कोई सिचुएशन में अगर कोई विक्टिम मिलता है तो वो एम्प्लॉयर के ऊपर कंपनसेशन और पनिशमेंट लगा सकते हैं, जो कंपनसेशन के लिए विक्टिम के रिहेबिलिटेशन में काम आएगा। एक दूसरा, इसी की तरह अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डिम्पल सक्सेना का जो आया था, उसमें नालसा को रेस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी थी और उसमें भी थोड़ा सहयोग देने का मौका मिल पाया उस कमेटी में। तो उसमें भी वो एसिड विक्टिम, अटैक विक्टिम हो या सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम हो या किसी भी तरह से विमेन या इन सब पे कोई एट्रोसिटी की गई है, तो उनके कंपनसेशन को भी, जो पहले 1-2 लाख हुआ करता था, उसको भी इंक्रीज करके 10 लाख, 7 लाख और इस तरह से इंक्रीज किया गया है कि वहां पर भी वो कर सकते हैं। और मिनिस्ट्री डब्ल्यूसीडी ने भी 2 साल पहले उस सभी स्टेट को उसके लिए लेटर लिखा है कि 2 अक्टूबर 2018 से उसको सभी जगह एप्लीकेबल किया जाए स्कीम को और कंपनसेशन दिया जाए। वो सारी चीज है। इसके साथ जब हम बॉन्डेड लेबर की बात करते हैं तो सेंट्रली सेक्टर रिहेबिलिटेशन स्कीम है फॉर बॉन्डेड लेबर। ये 2016, मई 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ने उस स्कीम को लॉन्च किया था। पहले भी स्कीम हुआ करती थी मगर उसको उन्होंने इंक्रीज किया, और कोई भी ट्रैफिकिंग विक्टिम जो बॉन्डेड लेबर है उसको अगर रेस्क्यू किया जाता है किसी भी व्यक्ति को, तो वहां पर 1 लाख रुपए का कंपनसेशन है। अगर वही उसी व्यक्ति की जगह, एडल्ट व्यक्ति की जगह अगर किसी महिला या बच्चे को रेस्क्यू किया जाता है तो वहां 2 लाख रुपए का कंपनसेशन का प्रावधान है। और अगर किसी प्लेसमेंट एजेंसी से, किसी ब्रोथल से, किसी मसाज पार्लर से या किसी फिजिकली जो स्पेशल पर्सन है उसको, अगर दिव्यांग को अगर रेस्क्यू किया जाता है और उसके साथ कोई अब्यूज हो रहा है, तो वहां पर भी 3 लाख रुपए का सरकार ने प्रावधान रखा है। साथ में बॉन्डेड लेबर के लिए बहुत अच्छी जो बात है, जो भी ट्रैफिकिंग विक्टिम है, कि इसको जो मॉनिटर करने की जो पावर है, वो जो नोडल एजेंसी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, वो एनएचआरसी को बनाया गया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो सब लोगों को पता है कि हमारे देश में अगर कहें तो सबसे बड़ा, सबसे एक्टिव कमीशन है ह्यूमन राइट्स के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने के बाद उसके चेयरपर्सन होते हैं, बाकी 6 मेंबर होते हैं जो एक्टिवली इसमें काम करते हैं, और बहुत एक्टिवली पूरी एक विंग वहां पर बॉन्डेड लेबर की अब तक काम कर रही थी एनएचआरसी के अंदर। तो वो पूरे देश से सब एक्शन प्लान मंगाती थी, एक्शन टेकन रिपोर्ट हर स्टेट से कि आपने क्या किया है 6 ईयरली मंथ पर और ईयरली बेसिस पर। तो वो फिर उनको आगे डायरेक्शन उनकी तरफ से मॉनिटर करती थी एनएचआरसी कि कहां पर बॉन्डेड लेबर का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसमें और जो एक अच्छी बात है कि आप एक खास चीज ध्यान रखें कि अगर कोई भी विक्टिम ट्रैफिक हो रहा है, मानव तस्करी का अगर शिकार हो रहा है, तो सिर्फ उस व्यक्ति या उस बच्चे या उस महिला को ही रिहेब नहीं करना है, वहां पर परिवार को रिहेब करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारी फैमिली और सब में है। और जब भी हम फॉलो अप या हमने रिहेबिलिटेशन का जो अपना रिव्यू किया है या उनके वापस स्टेट में जाके, उस गांव या डिस्ट्रिक्ट में जाके विजिट किया है, तो देखा है 50% ही विक्टिम अपने घर में हमें अगले 3 महीने, 6 महीने या 1 साल बाद मिलते हैं। ज्यादातर 50% विक्टिम अदर डिस्ट्रिक्ट या मूव कर जाते हैं अदर स्टेट के लिए। दिल्ली से अगर रेस्क्यू किया है तो सूरत, मुंबई, जयपुर, अलग अलग जगह फिर वो वहां से मूव करते हैं वर्क के लिए। तो वहां पर उनको सपोर्ट करना, उनको रिहेब करना
जिस तरह से बॉन्डेड लेबर के अंदर है कि कोई भी रिहैबिलिटेशन की स्कीम होगी उस विलेज या उस डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां के डीएम की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले उस फैमिली को प्रायोरिटी दिया जाए, भले वो इंदिरा आवास हो, लोहिया आवास हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या कोई पेंशन हो, या बीओसी जिसके बारे में संगम जी ने बताया था, बिल्डिंग अदर्स कंस्ट्रक्शन स्कीम, जिसमें रजिस्ट्रेशन दिल्ली गवर्नमेंट भी करा रही है, हर स्टेट गवर्नमेंट कराती है, भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट का वो प्रोग्राम है, और उस बजट के जो वेलफेयर फंड है, जो बिल्डिंग अदर्स कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड है, उसका जो फंड है वो करोड़ों अरबों रुपए का फंड उसके अंदर है। उसमें से एक छोटा सा अमाउंट लेबर से लिया जाता है, जिसका रजिस्ट्रेशन होता है, साल में 50 रुपीज 60 रुपीज उनको एक फीस नॉमिनल देनी होती है। तो वहां पर भी बहुत सारे प्रावधान है। हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि लेबर, अगर चाइल्ड लेबर या बॉन्डेड लेबर है, तो उसकी फैमिली को इस स्कीम के साथ लिंक कराया जाए, और वहां के डीएम से एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करा लेते हैं, वो कंसर्न एरिया एसडीएम या तहसीलदार हो या लेबर डिप्टी लेबर कमिश्नर हो, तो वो उस फैमिली के डायरेक्ट टच में रहे ताकि उनको स्कीम मिल सके। और उसका सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट प्रावधान है कि घर में अगर बच्ची होती है तो 40,000 की मदद मिलती है, बच्ची की शादी होती है तो उसमें 50,000 से 1 लाख तक की मदद मिलती है। कोई लेबर कोई काम करना चाहे व्यक्ति, मतलब घर में बड़ा, तो उसको औजार देना, उसको साइकिल देना, महिला कुछ करना चाहे तो उनको सिलाई मशीन, या गांव में स्ट्रीट लाइट आनी है तो पहले उनके घर पे वो लगाई जाए, सोलर लाइट वगैरह। तो अगर परिवार में कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाए तो उसका अलग से उसके लिए प्रावधान है। 60 साल से ऊपर होने वालों के पेंशन का प्रावधान है। मतलब ये एक स्कीम है जिसके अंदर 11 से 12 तरह के बेनिफिट मिलते हैं एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद, मगर लगातार वो उसको साल दर साल रिन्यू कराता रहे। इस तरह से बहुत सारी स्कीम है जिसके अंदर उन लोगों को लाभ मिल सकता है, वो रिहैब हो सकते हैं, बशर्ते उन लोगों तक इसकी जानकारी हो, क्योंकि बॉन्डेड लेबर का रिलीज सर्टिफिकेट मिलने के बाद गवर्नमेंट की बाउंडिंग है कि उनको रिहैब करे फैमिली को और सारी स्कीम के साथ जोड़े। तो ये मगर बहुत बार उनको रिहैबिलिटेशन जो है सर्टिफिकेट है थ्रू डीएम और एसडीएम से बहुत बार नहीं मिल पाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी स्कीम है, जरूरी है कि उसकी अवेयरनेस हो और लोगों तक मैसेज पहुंचे और उनको उसमें लिंक किया जाए। जी प्लीज। वरुण जी, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कौन कौन सी स्कीम्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जब तक ये स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, तब तक जो विक्टिम्स हैं वो इस स्कीम्स के लाभ नहीं उठा पाएंगे। संगम सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमने रिहैबिलिटेशन के बारे में सुना, हमने रेस्क्यू एंड इन्वेस्टिगेशन के बारे में सुना। संगम सर, जो जुडिशरी है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग की फाइट में। तो सर, वो जुडिशरी कैसे इंश्योर करती है कि बच्चों को प्रोटेक्शन मिले, अगर आप वो हमें बता सकें सर। मैम, आई जस्ट वांट टू पुट दिस पॉइंट इन अ वे। अभी जैसे मिस्टर वरुण जी ने कहा कि लेबर्स के लिए इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, हर एक स्टेट में लॉज बनाए गए हैं, बट अवेयरनेस उन तक पहुंचाना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है जो कि नहीं पहुंच पा रहा। राइट, यू विल बी अमेज्ड टू नो कि अभी रिसेंटली 2 महीना पहले का सर्वे है कि अराउंड 5 लाख लेबर रजिस्टर्ड हैं सिर्फ दिल्ली में इस स्कीम के लिए, और फंड्स इतना सारा सरप्लस में है कि वो यूज नहीं हो रहा। एंड देयर आर सो मच लेबर्स जो कि स्लेव्स फॉर्म में हैं, बॉन्डेड फॉर्म में हैं, वो रजिस्टर ही नहीं करवा पा रहे अपने आप को उनके अंदर। तो बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशंस, बी इट एनजीओ, बी इट डीएलएसए, बी इट पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक, हर एक सोसाइटी के मेंबर की ड्यूटी बनती है कि अगर आप किसी को देखो तो उनको उनकी ड्यूटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके राइट्स के बारे में बताओ कि आपका ये अधिकार है, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर करवाइए जाके, बिकॉज एनजीओ का हर एक व्यक्ति हर कॉर्नर तक नहीं पहुंच सकता। हमारा इस सेमिनार का पर्पस ही है कि लोग जागरूक हों, देखें, उनको ये पता चले कि लेबर्स के लिए भी राइट्स हैं। अगर एक लेबर दिल्ली में काम कर रहा है तो उसकी भी कई राइट्स हैं जो कि अगर रजिस्ट्रेशन करवाएगा एनुअल बेस पे उसको पेमेंट देनी होती है, बहुत माइनर, 50 रुपीज अराउंड। पूरी फैमिली उसका लाभ उठा सकती है, पूरी फैमिली, चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, उसका एजुकेशन हो, उसकी अपब्रिंगिंग हो, बी इट एनीथिंग। राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ये पुट फोर्थ है कि जुडिशरी क्या रोल प्ले करती है। मैम, जुडिशरी इज एक्चुअली प्लेइंग एन वेरी ग्रेट रोल इन इट, बट प्रॉब्लम है कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स की बहुत कमी है, केसेस बहुत ज्यादा हैं, कोर्ट्स बहुत कम है। इतने सारे मैटर्स हैं जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं, रिपोर्ट होने के बाद लंबा लंबा प्रोसीडिंग्स चलता है उनका, एंड एक बच्चा उस प्रोसीडिंग में इतना हैरेस हो जाता है। अभी हमने बात करी कि पुलिस ऑफिसर अपने ड्रेस में नहीं रहता, राइट, और जुडिशियल ऑफिसर अपने ड्रेस में नहीं रहता, सो दैट एक चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सके। बट कई बार क्या होता है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस, इन इंस्टीट्यूट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन इतना पुअर होता है, जैसे कि एडवोकेट,
पुलिस, जज या फिर जो एनजीओ वर्क कर रही होती है कि वो जस्टिस प्रॉपरली दिलवा नहीं पाते उस बच्चे को। मेनी अ टाइम्स जो विटनेस उस दौरान अवेलेबल होते हैं फील्ड पे, जो एक क्राइम कमिट होता देखते हैं, वो होस्टाइल हो जाते हैं। वो कुछ पैसा ले लेते हैं दूसरी पार्टी से, अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं कंप्लीटली, एंड उनकी स्टेटमेंट चेंज होने से पूरा का पूरा केस पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारी चीजें जुडिशरी बहुत प्रॉपरली हैंडल करता है। जैसे कि एग्जांपल, उस छोटे बच्चे की एविडेंस बहुत क्रूशियल होती है, चाहे वो माइनर क्यों ना हो। अदरवाइज माइनर का एविडेंस इतना वैल्यू नहीं करता, पर अगर वो माइनर समझ रहे कि जज उससे क्या प्रश्न पूछ रहा है और वो उसका सही आंसर दे रहा है बेसिक चीजों का, तो उसके एविडेंस को वो क्रूशियली जुडिशरी लेती है और उसके एविडेंस के बेस पे जिसने क्राइम किया उसको कन्विक्ट किया जाता है। बट इनके साथ साथ जो बाकियों के एविडेंस होते हैं वो भी बहुत क्रूशियल होते हैं, और मेनी टाइम्स दोस पीपल बिकम हॉस्टाइल। तो वहां पे ये जरूरत है कि एनजीओज, पुलिस ऑफिसर्स और एडवोकेट्स, ये सब वर्क इन हैंड टू मैनेज दिस सिचुएशन इन अ वेल वे। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू विल बी अमेज्ड टू नो कि इस लॉकडाउन के दौरान हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा चाइल्ड पोर्नोग्राफी पूरे वर्ल्ड में शेयर हुई है, सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में। और वो इसलिए कि बच्चों के पास, हमारे यहाँ लॉ तो बहुत बढ़िया है चाइल्ड ट्रैफिकिंग रोकने के लिए, चाइल्ड अब्यूज रोकने के लिए, लेबर को एबॉलिशन ऑफ लेबर रोकने के लिए, जितने भी हैरेसमेंट है। इन स्पाइट ऑफ दैट, पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री हमारे इंडिया में बूम कर रही है, राइट? इट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ मनी, और वो पैसा सारा का सारा इलीगल हाथों में जा रहे हैं, ब्लैक मनी फॉर्म में रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे इंडिया में। अब यहाँ पे एजेंसीज कई चीजें जानती हैं, पर जानने के बावजूद भी दे आर नॉट एफिशिएंटली वर्किंग, बिकॉज यहाँ पे पॉलिटिकल फिगर्स इन्वॉल्व होती हैं, बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं। सो पुलिस sometimes are having pressure of those bureaucrats or politicians, be it MLA, MP. They couldn't able to perform their duty in a well way, right? Apart from that, second question is कि एक लेमैन अगर अपने सराउंडिंग में आसपास ऐसा कुछ होता देख रहा है, तो हाउ ही विल एक्ट और रिएक्ट इन दिस सिचुएशन। मेनी टाइम्स हमें ये पता ही नहीं होता मैं एक्ट कैसा करना है। जैसे कई बार हम लोग ढाबों में जाते हैं या होटल्स में जाते हैं या फिर स्ट्रीट वेंडर्स को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता है जो कि 14 साल से कम के होते हैं उन काम को करने के लिए। हम ये सब जानते हैं कि वो बच्चा 14 साल से कम का है, ये इलीगली काम कर रहा है, बट हम स्टिल उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पे जरूरत ये है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सही तरीके से प्ले करनी है, बिकॉज आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आप चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए जो कि 1098 है, या फिर आप किसी भी CWC एजेंसी को कॉल करिए। बानी मैम, कैन यू प्लीज शेयर दैट लिस्ट व्हिच आई शेयर्ड विद यू अर्लियर? जी जी। सो जरूरत है कि हम लेमैन को अपनी ड्यूटीज को बहुत ही प्रॉपरली प्ले करना है, बिकॉज दिस इज द लिस्ट ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। इफ यू फील कि आपको पुलिस से घबराहट होती है बात करने में या फिर डर है, you can contact on any of these numbers given. These are child welfare committees in Delhi. अलग अलग एरिया का अलग अलग चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है। इनका काम है बच्चों को सही प्रोटेक्शन देना, उनका लुक आफ्टर करना, उनको रिहैब देना, उनका एजुकेशन, अपब्रिंगिंग, वेलफेयर, उनको एक फैमिली एटमॉस्फेयर देना। इफ यू फील कि आप 100 नंबर पे कॉल करके घबराहट होगी या फिर डर है या पुलिस आपको डराएगी धमकाएगी, आप बेशक किसी भी एनजीओ के साथ कांटेक्ट करें या फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से कांटेक्ट करें। नंबर यहाँ नीचे मेंशन है, काइंडली नोट इट डाउन एनी ऑफ द नंबर्स, या फिर आप चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें जो कि 1098 है, या फिर आप ह्यूमन राइट कमीशन में भी कॉल कर सकते हैं, या फिर आप डीएलएसए को बता सकते हैं। आपके पास बड़ी सारी ऑप्शंस हैं। द ओनली थिंग इज आपको कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे ताकि ये जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं जिसमें बच्चों का करियर इन्वॉल्व है, जो कि 18 साल से कम है, जो कि अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस, बिकॉज वो इतना एजुकेटेड नहीं है, और बिकॉज वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो as a society, it's our responsibility to help them to become their hand, their eye. ताकि काफी लोग मुझे बोलते हैं कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। हम सड़कों पे देखते हैं गरीब बच्चे हैं, भीख मांग रहे हैं, छोटा सामान बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हम दया खा के उनको कुछ 5-10 रुपए 20 रुपए दे रहे हैं ताकि कुछ खा पी लें, बट दैट्स नॉट द सोल्यूशन। कल वो बच्चा किसी और से मांगेगा, परसों किसी और से मांगेगा, हैबिचुअल बन जाएगा। और दिस इज कॉल्ड सिक्स सेंस। हमारी एक छठी सेंस होती है जो कि हमें इजिली बता सकते हैं कि वो बच्चा क्या फोर्सफुली बैक कर रहा है, क्या आसपास उसको कोई विजिलेंस में लेके बैठा हुआ है। हम लोग इजिली ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि ट्रैफिकर है जो उसको फोर्स कर रहा है भीख मांगने के लिए। बाय यूजिंग अ सिक्स सेंस वी कैन इजिली अंडरस्टैंड कि हाँ उस बच्चे को फोर्स किया जा रहा है। एट दैट मोमेंट वी कैन कॉल एनी ऑफ द नंबर्स व्हिच आई जस्ट टोल्ड यू। आप उन नंबर पे कॉल करिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा नहीं है, थोड़े से एफर्ट्स करने हैं आपने। यू कैन क्रिएट अ चेंज इन दिस सोसाइटी। Apart from that, I just want to tell you there are number of provisions in IPC also. इंडियन पेनल कोड में काफी सारे प्रोविजंस है जो कि सेक्शन 359 से
374 तक हैं जो बताते हैं किडनैपिंग के ऊपर, एब्डक्शन के ऊपर, या फिर प्रोस्टिट्यूशन के बारे में कि अगर कोई किसी को फोर्सफुल बेगिंग करवा रहा है या फिर फोर्सफुल प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में धकेल रहा है या फिर कमर्शियल सेक्स के लिए धकेल रहा है, तो उनकी सजाएं भी मिनिमम 7 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए जानना कि सारे के सारे संविधान में अगर हम बात करें आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 मेंशन है, अगर हम बात करें आईपीसी की उसके अंदर ही प्रावधान गिवन है। द ओनली थिंग इज अवेयरनेस। अगर हमें पता हो कि इनकी सजाएं इतनी ज्यादा हैं और ये हम सब कुछ चीजें एग्जॉस्ट कर सकते हैं, रेमेडीज लाइक अ लेमैन, लाइक अ सोसाइटी, लाइक अ पुलिस ऑफिसर, वी कैन क्रिएट अ ब्यूटीफुल चेंज इन सोसाइटी। बिकॉज बच्चा आज तो आपको नहीं पता चलेगा कि उस बच्चे के साथ क्या गलत हो रहा है, पर कल वो बच्चा बड़े होके आपके सोसाइटी, आपके कंट्री के लिए थ्रेट बन सकता है, बीट इन द फॉर्म ऑफ सुसाइड किलर या फिर थेफ्ट या फिर रॉबरी या कोई भी ऐसा क्राइम कमिट करेगा जो इन फ्यूचर आपको एज अ सोसाइटी हर्ट करेगा। आज तो पता नहीं चल रहा, बच्चा छोटा है, वो सिर्फ 14 साल का, पर उसको जैसी ट्रेनिंग मिलेगी वो वैसा बच्चा ट्रेन होगा। और ऑफ कोर्स जो बच्चा स्ट्रीट पे भीख मांग रहा है उसको ट्रेनिंग अच्छी तो नहीं मिलेगी। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे सीडब्ल्यूसी अपना रोल प्ले करे अच्छे से, बिकॉज सीडब्ल्यूसी के पास भी जितने भी वेलफेयर होम्स हैं उनमें भी कई फैसिलिटीज प्रॉपर्ली नहीं प्रोवाइड की जाती। दिल्ली में स्टिल कंपैरेटिवली बेटर है बीइंग अ कैपिटल, बट इन अदर स्टेट्स वहाँ सिचुएशन और वर्स्ट है। तो यहाँ पे कलेक्टिवली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स को और पुलिस को इम्पोर्टेंटली हैंड इन हैंड वर्क करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन कर्ब दिस प्रॉब्लम एल्स इट्स राइजिंग एट अ हायर रेट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संगम सर। मैं आप तीनों से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि हमने इन्वेस्टिगेशन देख लिया, रेस्क्यू ऑपरेशंस देख लिया, रीजन देख लिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में जानकारी हमने ली। अगर आप कुछ शब्द में अगर बता सकें कि आपके हिसाब से क्या क्या चैलेंजेस हैं ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के फाइट को लेके। संगम सर, मैं आपसे शुरू करूंगी। अगर आप बता सकें कि आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा जो इशू है चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जो चैलेंज है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को खत्म करने में, वो क्या है सर? मैम पहली चीज है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। आई टोल्ड यू येस्टरडे आई वेंट टू गौतमपुरी एरिया विच इज नेक्स्ट टू बदरपुर बॉर्डर इन दिल्ली। तो सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पे यूथ बहुत ज्यादा है। आपको मैक्सिमम बच्चे मिलेंगे वहाँ पे 15 साल से 30 साल की उम्र के बीच में। आई वॉज अमेज्ड लुकिंग एट दोज पीपल जो सारे के सारे सड़कों पे खड़े हुए हैं, गपशप कर रहे हैं, कुछ काम नहीं है, कुछ करने को नहीं है, एंड उनकी फैमिलीज को कोई कंसर्न नहीं है बिकॉज दे आर मोस्टली इनटू ड्रग एंड ऑल सच थिंग्स, राइट। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग उन छोटे छोटे एरियाज को, स्लम एरियाज को जाके विजिट करें अपने पर्सनल लेवल पे, उनको अवेयर करें। ये काम सिर्फ एनजीओ का नहीं है, ये काम सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स का नहीं है, हर एक सोसाइटी मेंबर का है। जब आपके पास टाइम हो आप जाइए, बिकॉज आपने कोई चीज पढ़ी है, आप कुछ चीज सीखे हो सोसाइटी से, आपका कर्तव्य बनता है उनको वापस लौटाना। मैं बहुत खुश था जान के कि वो बच्चे मेरे पास आए, अराउंड इट वाज अ ग्रुप ऑफ लाइक 40 चिल्ड्रन। वो बहुत एंथुजियास्टिक थे कि समझने के लिए कि सर हमारे क्या अधिकार हैं। मैंने उनसे पूछा आप लोग पढ़ना चाहोगे? कहने लगे यस पढ़ना चाहेंगे हम लोग, पर अगर अपॉर्चुनिटी मिले। कहने लगे हमारे एरिया में लाइब्रेरी नहीं है कोई पढ़ने के लिए, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, शाम को ईव टीज होता है हमारे साथ, और किडनैपिंग के केसेस, एज आई टोल्ड यू कि वहाँ के एसीपी ने हमें बताया कि किडनैपिंग के केसेस वहाँ पे बहुत ही फ्रिक्वेंटली बढ़ रहे हैं। नाउ द सिचुएशन इज वहाँ की सोसाइटी में अगर कोई बंदा बाहर से आके क्राइम कमिट कर रहा है, वो सोसाइटी की ड्यूटी एक तो बनती है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी ड्यूटी बनती है, लाइक मी, लाइक एवरी वन ऑफ यू, लाइक एवरी वन, कि आप अपना टाइम डिवोट करें, उनके पास जाएं, उनको अपने राइट्स बताएं। जैसे मैंने उनको बताया स्ट्रीट लाइट नहीं है, मैंने उनकी एप्लीकेशन ली, उनसे रिटर्न में उनके सिग्नेचर्स लिए, एंड आई एम गोइंग टू एमएलए ऑफ दैट एरिया मंडे को कि आप उनको स्ट्रीट लाइट्स लगा के दीजिए उस एरिया में। अगर आप फंड्स यूटिलाइज कर रहे हैं जो आपको मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वेयर यू आर यूटिलाइजिंग दैट फंड? वो एरिया इतना बैकवर्ड है, वो सड़कें नहीं है प्रॉपर, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है। माई कंसर्न इज कि अगर वहाँ पे ड्रग पैडलर्स हैं जो कि उनको नशे करवा के बच्चों को लेके जा रहे हैं, तो वो बच्चों को आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए, पहले तो सड़कों पे खड़े ना हो ऐसे। दूसरी बात, उनको अवेयर करिए कि अगर कोई आपके साथ ऐसा मिसट्रीट करे तो आपने क्या करना है इंस्टेंट ऑन द स्पॉट, राइट। बिकॉज छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, 5-5 साल के, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, छोटे छोटे 12-12 स्क्वायर फुट के घर में इतना पूरी फैमिली नहीं रह सकती, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो घर से बाहर रहते हैं। और कौन सा बच्चा कितना दूर चले जाए उस एरिया से किसी को नहीं पता चलता, और एक दिन बाद पता चलता है उनको कि हमारा बच्चा आज घर नहीं लौटा। फिर वो पुलिस चौकी में कंप्लेंट लगवाने जाते हैं, वहां का पुलिस चौकी का जो कांस्टेबल होता है उनकी बात को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, बिकॉज बहुत ही कॉमन इंसिडेंस है, हर दूसरे दिन वहां पे चीज होती है, उनको लगता है कि परसों वो बच्चा घर आ जाएगा, कहीं इधर चले गया होगा, बट दीज आर एक्चुअली द कंसर्निंग इश्यूज। और एज आई टोल्ड यू 40 से 60% बच्चे घर वापस नहीं आते,
हर 8 मिनट में एक बच्चा किडनैप होता है हमारे इंडिया में, और उसमें से 40 से 60% बच्चे घर वापस नहीं आते, और मैक्सिमम बच्चे स्लम एरिया से होते हैं। तो मेरा मानना है कि आप पहले स्ट्रीट लाइट्स दीजिए ताकि वो एरिया में डार्कनेस ना हो, कोई ऐसी एक्टिविटीज कोई कमिट ना कर सके। और सेकेंडली उनको हम लोग एम्प्लॉयमेंट दें ताकि बच्चे काम कर सकें, वहां पे पढ़ लिख सकें, लाइब्रेरीज प्रोवाइड करें ताकि वो अवेयरनेस खुद उनमें जागे। सेकेंडली मैं चाहता हूँ कि एमएलएज वहां के फ्रिक्वेंटली विजिट करें उन एरियाज को। ऐसा ना हो कि आप अपनी सीट जीत गए हैं और अब आप वो एरिया को इग्नोर कर रहे हैं। इट्स वेरी नेसेसरी, हर एक सोसाइटी मेंबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन चीजों को जाके देखें, ऑब्जर्व करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। वरुण सर, अगर आप हमें बता सकें कि आपके एक्सपीरियंस में क्या चैलेंजेस हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग को एंड करने में? चाइल्ड ट्रैफिकिंग के रीजन पर भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जब एक सेफ एटमॉस्फेयर बच्चे को घर में नहीं मिल रहा है। बहुत बार होता है कि फैमिली में जो डोमेस्टिक वायलेशन है या उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, इमोशनल बॉन्डिंग फैमिली के अंदर नहीं है, या स्कूल में कोई प्रॉब्लम, चांसेस होते हैं उस व्यक्ति के ह्यूमन ट्रैफिकिंग का विक्टिम बनने के लिए। जब वो यहाँ से बाहर निकलता है, अपने जो सेफ नेट जो फैमिली या कम्युनिटी है उससे बाहर निकलता है और ट्रैफिकिंग होती है, तो ये और ट्रैफिकर्स का जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप होता है, जो हम चर्चा कर चुके हैं कि वो विलेज से लेकर और उसको डिस्ट्रिक्ट तक या रेलवे स्टेशन तक लिंक करने की किसी एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। उसका पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स होता है, उसका काम ही है उस एरिया में लड़कियों को या बच्चियों को या उन सबको या फिर लोगों को काम का बहाना या फिर फॉल्स प्रॉमिस करके वहां से बाहर निकालना। तो वो जो उनका जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, जो ग्रुप है, उसको तोड़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 2007 में हमने एक सर्वे किया था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। उस टाइम करीब 272 ट्रेन पर डे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आती थी। सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक सिर्फ 12 घंटे का सर्वे किया, और उसमें देखा कि हर दिन लगभग, सिर्फ वो 7 डेज का सर्वे था और कुछ और संस्थाओं के साथ मिलकर हमने उसको किया। उसमें हमने देखा कि एवरी डे लगभग 35 नए बच्चे रेलवे स्टेशन पर आ रहे थे। अब ट्रेन भी बढ़ चुकी है, अब तो खैर काफी कम है, मगर ट्रेन का जो नॉर्मल सिचुएशन में है नंबर काफी बढ़ चुका है, और कितने बच्चे इस तरह से मूव कर रहे हैं, वो सारी चीजें हैं। अभी लास्ट 2 रेस्क्यू ऑपरेशन ओल्ड दिल्ली पर और एक नई दिल्ली स्टेशन पर किया है, जिसमें हमने एक रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी सिर्फ 2 वीक पहले हमने जो है वहां से 17 बच्चों को लिया, और वहां से 11 ट्रैफिकर साथ में हमने उनको पुलिस को हैंड ओवर किया और CWCPTs किया, सबका कोविड टेस्ट किया। लाजपत नगर होम जो अभी बच्चे जितने भी मिल रहे हैं सबको पहले क्वारंटाइन के लिए लाजपत नगर होम में रखा जा रहा है, वहां रखा। तो 3 दिन तक लगातार पूरा प्रोसेस चलता रहा, टीम बिना सोए उस पूरे प्रोसेस में लगी रही। रात में 10 बजे ट्रेन आने के बाद जो ऑपरेशन शुरू हुआ, वो 3 दिन बाद जाके कंप्लीट हुआ पूरा प्रोसेस, उनका 164 और मेडिकल और बाकी सारी चीजें जो कोविड टेस्ट वगैरह है। तो वहां पर उन लोगों का जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, इस तरह से जब रेलवे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट का जरिया है, सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग 80% हमारी कंट्री में थ्रू रेलवे होती है, और उसमें भी अगर आप गौर करें, जो दिल्ली टू हावड़ा रेलवे लाइन है, जो ट्रैक है, उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट और उस ट्रैक से सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग है इंडिया के अंदर। इसी के लिए हमने NHR हाईकोर्ट ऑर्डर के बाद हमने NHRC के साथ मिलकर एक SOP बनाई थी। तो लकीली एक मेंबर होने के नाते हमने बहुत सारे सजेशन उस कमेटी में दिए, और उसमें हमारा भी ये एक था कि कोई भी व्यक्ति अगर 2 से 3-4 बच्चों को एक साथ लेकर जा रहा है और आप देखें कि लगभग एक सेम ग्रुप के हैं, तो इमीडिएटली रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी TT हैं उस ट्रेन में उनकी, और जो RPF का स्टाफ जो उस ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, कि उनकी आइडेंटिटी एटलीस्ट चेक करें। ट्रैफिकिंग का मैटर मिलता है तो नेक्स्ट जंक्शन जो भी आता है उनको हैंडओवर करें, ताकि वो अपने स्टेट और टाइमली वो पहुंच सके। हर स्टेशन पर जो आइडेंटिफाई किए गए बूथ, वहां पर चाइल्ड लाइन का बूथ 1098 का, बच्चों के लिए सेफ प्लेस, वो सारी चीजें बनाने की कोशिश की गई है। मगर उन लोगों का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। जब हम रेलवे को स्ट्रांग करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि गाजियाबाद, फरीदाबाद या उससे पहले स्टेशन पर उतर बाई रोड आते हैं। उसके बाद वहां भी अगर नेटवर्क किया गया है, तब तो देखा गया है तो पूरा ग्रुप, जब 5, 6, 7 बच्चों का एक ग्रुप बनता है तो पूरी एक कार करते हैं और उसके थ्रू वो मूव करते हैं दिल्ली या बाकी मेट्रो सिटीज की तरफ। तो उन लोगों के बहुत नेटवर्क होते हैं। एक इंसिडेंट मुझे याद है, आज से लगभग 10-12 साल पहले इंसिडेंट है कि ओल्ड दिल्ली स्टेशन पर 2 बड़े लोग मतलब वो 18 से 20 साल के थे, 2 लड़के भागते हुए जा रहे थे, उनके पीछे 2 लोग बड़े लोग भाग रहे थे। उनको हमने रोका, पूछा क्या हुआ, जो भाग रहा था उसको हमने रोका, क्या हुआ, कि ये मुझे पकड़ के ना बागपत में लेके जा रहे हैं काम के लिए, रात में करीब 11 बजे करीब, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। जब उसको हमने उस व्यक्ति को भी पकड़ा जो उसके पीछे भाग रहे थे, उसको लेकर GRP को हैंड ओवर किया,
और उसके बाद जब उसको दिया, 1-2 घंटे तक पूरा प्रोसेस करते रहे कि आइए उसको आके देखें, वेट करें कि वो खेती के काम के लिए इसको लेके जा रहे हैं। फोर्स वर्क बॉन्डेड लेबर का एग्रीकल्चर फार्म हाउस में भी होता है, जो हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा है। तो उसके बाद जब हम वहां से 2-3 घंटे बाद वहां से डीडी एंट्री वगैरह पूरा प्रोसेस वगैरह उनको कहा, कह के चले आए। एक दिल्ली पुलिस के एक ऑफिसर, उनका फोन आया कि वो तो मेरे मौसी का बेटा है, आप क्यों उसकी कंप्लेन करके आ गए, उसको छुड़वा दीजिए। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नेटवर्क, बहुत सब कुछ रहता है। तो उसको हमें जो नेटवर्क है उसको तोड़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से उनके एक लिंक और नेटवर्क को जोड़ना हमारे लिए जरूरी है। सेंसिटिव ऑफिसर्स हो, वो हर लेवल पर, पुलिस में हो, एएसटी में हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो, लेबर में हो, रेलवे में हो, सब जगह सेंसिटिव ऑफिसर्स का होना जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि हम चैलेंज के साथ सॉल्यूशन की भी यहाँ बात कर रहे हैं, तो वहां पर उनका लगातार सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, क्योंकि कानून में हमने बहुत सारी चीजें लिख दी है, मगर उसका इंप्लीमेंटेशन तब होगा जब उन लोगों को पता होगा। ऑलरेडी एक ऑफिसर्स के ऊपर इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर रेलवे की बात करें, उनके ऊपर ट्रेन का स्मूथ मूवमेंट करना, वो सब रेस्पॉन्सिबिलिटी, को नहीं पता कि कहाँ क्या करना है। और जो एक ऑफिसर को आपको समझाया, 1 साल बाद या 6 महीने बाद वो मूव कर जाता है, तो आपको रेगुलरली बेसिस पर उनके कोर्स या ट्रेनिंग या सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम में, जैसे एसडीएम के ऊपर 28 एक्ट है जो उसको इंप्लीमेंट करना है, और उस 28 में उनको नहीं पता है कि बॉन्डेड लेबर एक्ट भी उनको इंप्लीमेंट करना है। चाइल्ड लेबर के अंदर वो जो अपने सब डिवीजन के वो हेड है, उनको वहां पर इंप्लीमेंट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। तो उनको भी समझाना, सेंसिटाइज करना, वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है बहुत ज्यादा। साथ में हम जो बात कर रहे थे सोर्स और डेस्टिनेशन की, उनके बीच में भी एक स्ट्रॉन्ग लिंक होना चाहिए। पर्टिकुलर जो एरिया है जहां से सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग हो रही है, ये हमें कहने की जरूरत नहीं है, एनसीआरबी का आंकड़ा है, भारत सरकार का आंकड़ा है। उनको पता है कि दिल्ली के कौन कौन से पुलिस स्टेशन है जहां सबसे ज्यादा किडनैपिंग और मिसिंग के केस रजिस्टर हो रहे हैं। क्योंकि कोई भी, जो भी सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, कोई भी बच्चा अगर मिसिंग होता है तो विद इन 24 आवर्स में आईपीसी 363 के अंदर एफआईआर किडनैपिंग की पुलिस को रजिस्टर्ड करनी ही है, माइनर है तो। वो भले ही वो लिख ले कि कोई अननोन व्यक्ति बहला फुसला कर उसको ले गया, उनको नहीं पता बच्चा शायद अपनी मर्जी से गया, मगर उनको 363 के अंदर किडनैपिंग की एफआईआर रजिस्टर्ड ही करनी है। तो ट्रैफिकिंग कहां से हो रही है, क्या हो रही है, किस एरिया से, जैसे वेस्ट बंगाल का चिकन नेक जो मालदा या टी बागान सब खत्म हुए, वो सारा जो जलपाईगुड़ी और वो सारा एरिया है, वहां से कितनी तेजी से वो हो रही है। अलीपुरद्वार जो है भूटान और वेस्ट बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, भूटान और इस सबका जो बॉर्डर है, या बहुत सारे एरिया है, नेपाल बॉर्डर से जो हो रही है, बहराइच और सब डिस्ट्रिक्ट को हम देख रहे हैं। तो वो जो सब चीजें हैं वो सबको दिखाई दे रही हैं, सबको पता है, सरकारी आंकड़ों के अंदर है, मगर वहां पर स्ट्रांगली एक वॉच रखना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक एक्टिव ग्रुप वहां पर काम करे। साथ में जो वेलफेयर स्कीम है उनके साथ लिंक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी डॉक्यूमेंट्स या कागज या ये आपके पास नहीं है, वो आपके पास नहीं है, इसका बहाना देकर स्कीम से बाहर करने की जगह ऐसे ऑफिसर्स हों जो कोशिश करें कि अगर नहीं है कैसे कंप्लीट करें, और कैसे उन सब लोगों को, फैमिली को उनके साथ लिंक करें। जो संगम जी ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट, अगर रोजगार या बाकी उनको चैन और सुकून की रोटी अगर उनको घर पर, अपने गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है, तो नहीं जरूरी है कि दूसरी जगह ज्यादा मूव करें जब तक उनके लिए वहां पर व्यवस्था हो। जैसे बिहार ने मुख्यमंत्री फंड से 25,000 रुपए रिहेबिलिटेशन अमाउंट रखा है, कोई भी चाइल्ड लेबर जो फ्री होकर वहां पर आता है। नीतीश जी ने अभी 2 साल पहले इस स्कीम को शुरू किया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, मगर लोगों तक वो पहुंचना जरूरी है। साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, एक सिर्फ विद इन 1 मिनट। विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी है हमारी आईसीपीएस के अंदर, वो ब्लॉक लेवल पर जो हमारी कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सीडब्ल्यूसी, चाइल्ड लाइन, आईसीपीएस, ये जो पूरा तंत्र है, आशा वर्कर है हमारी, आंगनवाड़ी है हमारे, वो जो एक पूरा नेटवर्क है, वो हमें कुछ नया नहीं करना। सरकार का बना हुआ तंत्र ग्राम में, जमीन पर जो वर्किंग है, फंक्शनिंग है, सिर्फ उसके साथ इस पूरी परिस्थिति को हमें लिंक करना है। मनरेगा के साथ हो, या पंचायत को एक्टिव वहां पर करना है, या जो सिविल सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन वहां वर्क कर रही है उनको है। स्कूल कमेटी जो है हमारी, एसएमसी जो है, वहां उनके हेड मास्टर को, कि बच्चा कौन सा बच्चा है जो पिछले 3 दिन या 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आ रहा है, फैमिली के साथ कांटेक्ट किया जाए, उनको लिंक किया जाए। अगर बच्चा और फैमिली सेटिस्फाई, उसका रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो पुलिस को या लोकल जो भी एजेंसी है, सीडब्ल्यूसी, चाइल्ड लाइन, उन सबको इन्फॉर्म किया जाए, क्या बच्चा ट्रैफिक हो चुका है, क्या बच्चे की चाइल्ड मैरिज हो चुकी है, क्या हुआ है। तो वो सारी चीजें हमारे सामने निकल कर आएंगी अगर सिर्फ इसी तंत्र को हम एक्टिव कर दें। नया कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। थैंक यू सो मच वरुण जी, आपने बहुत ही
बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कहे हैं। मोहन जी, मैं आपसे भी यही सवाल करूंगी कि आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस हैं जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने में एक बहुत बड़ा चुनौती बन रहे हैं सर? मोहन जी। वरुण जी और संगम जी ने बड़े विस्तार से, बड़ी गहरी सोच को सबके सामने, चेतना को सबके जागृत करने की कोशिश की है। एक तरफ अगर जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, इसमें 12 टाइप ऑफ चिल्ड्रन आते हैं। वो बच्चा जब आता है वहां पर, उसका वेलफेयर क्या हो पाता है, उसको हम होम में रखने की जो हमारी प्रियोरिटी है वो लीस्ट होती है, सबसे लास्ट प्रियोरिटी होती है। पहले कोशिश होती है रेस्टोर किया जाए पेरेंट्स को, अगर पेरेंट्स कैपेसिटेड हैं तो। अब पेरेंट कैपेसिटेड नहीं होते हैं, इंस्पाइट ऑफ दैट वो चाइल्ड भी कहता है पेरेंट्स के पास जाना है, बच्चे भी कहता है उसके साथ जाना है। बेशक वो बच्चा हमारे पास आया है डी एडिक्शन कोर्स के लिए आया है, बड़ी फैसिलिटीज हैं डी एडिक्शन कराने की, जिसमें लड़कियों की तादाद भी काफ़ी बड़ी है अभी डी एडिक्शन कराने में। उसको डी एडिक्शन कोर्स करा दिया, बाद में फॉलो अप बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप, क्योंकि मैं देखने में मेरे को आया है, जहाँ 3 साल पहले हम काम करते थे और अभी के वर्किंग में, तो हमें अपने केसेज ही खत्म करने मुश्किल हो जाते हैं। और फॉलो अप करने के लिए या सवेरे जल्दी जाके उसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं, खुद ही टेलीफोन करते हैं, स्टाफ की कमी होती है, स्टाफ का काम खुद करना पड़ता है। CWC मेंबर जो है वो स्टाफ का भी काम कर रहा है, अपने मोबाइल फोन से एक एक के घर में फॉलो अप लेने की कोशिश कर रहा है। अब वो फॉलो अप अगर नहीं ले पाते हैं हम, कई बार फोन वगैरह डिसकंटिन्यू कर देते हैं वो, और वो बच्चा जिसका हमने डी एडिक्शन किया वो अपने साथियों के पास जाता है। साथियों के पास नहीं छोड़िए, माँ और बाप कहती है अरे बेटा एक बंडल ले आ, शाम को ही बंडल वाला बीड़ी सिगरेट का पैकेट ले आ। अब वो बच्चा कहता है मेरे को तो वहाँ ऐसा ऐसा सिखाया था, अगर यार पिटाई करेंगे, खाना नहीं लेंगे, धमकाते हैं उसको। वो जाता है, उसमें से एक आधे अपने लिए भी ले लेता है और दोबारा एडिक्शन शुरू। सेकेंडली उसका जो कॉलीग है, उनका हम कंबाइंड रूप से डी एडिक्शन कराएंगे तो वेलफेयर हमारे पास रिजल्ट आने के चांसेस रहते हैं। फॉलो अप बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जो हमारे पास करोड़ों बच्चे हैं जिनको हमें फॉस्टर केयर के द्वारा हम दे सकते हैं। अमेरिका कंट्री में, मेरे को प्रैक्टिकल तो नहीं देखा है मैंने, जो मैंने सुना है उसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ बहुत बड़े तादाद में बच्चे जो हैं, वो बच्चे गरीब परिवारों के नहीं, एफलेंट क्लास के बच्चे, माँ बाप जिनका क्योर नहीं कर पा रहे हैं, पैसा खूब है उनके पास, क्योर का मतलब उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, उनके साथ टाइम डिवोट नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ बैठ नहीं पा रहे हैं, उनसे फीडबैक नहीं ले पा रहे हैं। उन बच्चों को वहाँ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है उसको फॉस्टर केयर में दे देती है। हमारे वहाँ बहुत ही कम है फॉस्टर केयर। मेरे को बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, फॉस्टर केयर नहीं करा पा रहे हैं। मैं अपनी वीकनेस बता रहा हूँ, फॉस्टर केयर नहीं करा पा रहे हैं। नंबर स्पॉन्सरशिप, मैक्सिमम लोग आते हैं वहाँ, कहते हैं हम बच्चों का भला करना चाहते हैं, उनके फोन नंबर लेते हैं, फिर जो दूसरा जो फीस नहीं दे पा रहा है उनका लिंक करा के स्कूल में मैनेज कराते हैं, और देखते हैं बच्चा कैसे उसका वो अपने काम में कैसा उसका सेटिस्फैक्ट्री काम है, तो उसको स्पॉन्सरशिप वगैरह अनऑफिशियल भी दिलाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो ये 12 तरह के बच्चे हैं जो विक्टिम है, ऑल पॉक्सो विक्टिम है इंक्लूडिंग। और मजे वाली बात, इसको बड़ा नेगेटिव कह सकते हैं हम, किसी के साथ भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, इंसिस्ट केसेस जिसमें बच्ची अपने रियल बायोलॉजिकल फादर पर एलिगेशन लगा रही है, वो झूठा है, पुलिस केस रजिस्टर कर रही है, वो जेसी में चला जा रहा है। अब वैसे स्टेज 164 में उसने जो कहा पुलिस तो बदलेगी नहीं, आप रहा चैलेंज। ऐसे स्टेज में उस बच्चे की जब काउंसलिंग कराते हैं, एक्सपर्ट काउंसलिंग कराते हैं, हमारे पास मानस फाउंडेशन है एक्सपर्ट काउंसलिंग के लिए, हक है, और अगापे विलेज फाउंडेशन, CSG है, DCPU से कराते हैं जिनकी उनकी कैपेसिटी है। जब केसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो हमें NGO की मदद लेनी ही पड़ती है, और उनको सपोर्ट पर्सन भी देते हैं उन बच्चों को। और वो बच्चा किसने बताया उसको, जो बच्चा उसको किडनैप करके ले गया था, उस बच्चे ने उसको कहा कि तुम हमारे बीच में रुकावट मामा है, फादर है तुम्हारा, इसको ठिकाने लगा दो, एक बयानी तो देना है, पुलिस बाउंड है, उसके बाद वो अरेस्ट हो जाएगा, आजीवन कारावास हो जाएगा, हम जो है आराम से लाइफ जी पाएंगे।
कई केसेस इस तरह के होते हैं जिसमें इंसिस्ट केसेस जो झूठे हों, उसके लिए फिर दोबारा से हाई कोर्ट का हमें मदद लेना पड़ा, दोबारा 164 करा के, बाहर वाले अंदर, अंदर वाले बाहर। कितना दुख वाली बात होगी उस फादर के लिए जो कि फॉल्सली इम्प्लीकेट करके जीएसटी में हो। तो हमें इस चैलेंज को देखना पड़ेगा, उस बच्चे की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, लो आईक्यू लेवल वाले बच्चे को, बिहेवियर प्रॉब्लम वाले बच्चे को बड़ी जल्दी विन ओवर करके हम कोई भी काम करा सकते हैं, उससे हम क्राइम करा सकते हैं, उससे हम ये ड्रग्स का बिजनेस करा सकते हैं, उसको हम अपने सिंपैथी देके कि तुम्हारे को हम ये करेंगे। और बच्चे का प्रॉब्लम क्या है, वो पढ़ना नहीं चाहता है। यहाँ पर बड़ा देखो नेगेटिव पॉइंट और आ रहा है, पेरेंट्स पढ़ाना चाह रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, पढ़ो भाई पढ़ो भाई, वो पढ़ने से उसको इरिटेशन है, उसका मन नहीं लगता है। बिहेवियर प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसके लिए उसका प्रॉपर बिहेवियरल ट्रीटमेंट या बिहेवियर, उसको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। उसका आईक्यू लेवल, कैपेसिटी, एक बच्चे को हमने पब्लिक स्कूल से एमसीडी में डाला, एमसीडी से उसको फिर आई थिंक मोहन जी का कनेक्शन टूट गया हमारे साथ। जब वो जुड़ेंगे, जो वो बात कर रहे थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी कि जो पूरा हमारा ये जो वेबिनार रहा है, इसको मैं अगर एक उसमें कह सकूं तो ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन है और ये बढ़ती ही जाएगी। इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम सभी जागरूक रहें। वरुण जी, संगम जी एंड मोहन जी, तीनों ने हमारे साथ जब जुड़े, उन्होंने यही बात कही है, बार बार दोहराई है कि हमें जागरूक रहना है, हमें देखना है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, हमें रिपोर्ट करना है। जब तक हम एज अ सोसाइटी अवेयर नहीं होंगे, जब हम अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करेंगे, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ पुलिस और सिर्फ गवर्नमेंट मिलके चाइल्ड ट्रैफिकिंग को खत्म कर सके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी पॉइंट पे मैं अपने पैनलिस्ट को थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। आज संडे को आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज शेयर की, और मैं वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं I wish to thank Mrs. Jyoti Mujumdar, who is the president of Chetna, and Mrs. Pragya Parande, who is the founder of Chetna, for their guidance and support. I also wish to thank our speakers जो आज हमारे साथ जुड़े और इतने अच्छी तरीके से उन्होंने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में हमें समझाया, और आई होप जो उन्होंने कहा है वो हम सभी के साथ रेजोनेट हुआ है और हम सभी इस पे जागरूक रहेंगे और इस पे काम करेंगे। मैं राधिका शुक्ला को भी थैंक यू कहना चाहूंगी। उन्होंने वो टीम चेतना से हैं, उन्होंने आज टेक्निकल सपोर्ट दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूंगी। आपने इतना प्यार और सपोर्ट दिया है। अगर आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, फीडबैक या सजेशन, आप chetnafordelhi@gmail.com पे शेयर कर सकते हैं। हम फिर अगले संडे फिर एक वेबिनार के साथ आएंगे। Till then, stay safe and goodbye. Namaste.